वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 111। वो सभी रुचि को देख रहे थे। विवेक, कबीर, राज, तन्मय सभी को पता था कि रुचि ने शादी कर ली है और ये सब कैसे हुआ सभी को पता था। पर लड़कियां रुचि को देख ज्यादा खुश नहीं थी। उनकी कुछ खास यादें नहीं थी रुचि के साथ। रुचि शिविंग गए। लड़कियों ने उन्हें बैठने को कहा पर रुचि मना करते हुए बोली, नहीं, मैं बस तुम सबसे कुछ बात करने आई थी। क्या आरुष और राध्या घर पर नहीं है? कबीर मना करते हुए बोला, नहीं, दोनों बाहर गए हैं। रुचि बोली, कोई बात नहीं, मैं बस तुम सबसे माफी मांगने आई थी। मयूरी, आस्था, मीत, सानवी सब उसे देख रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों रुचि माफी मांग रही है। रुचि आगे बोली, मैं जानती हूँ तुम लोग क्या सोच रही हो, पर मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ। रुचि ने बोलना शुरू किया, सानवी, तुम जब सब्जियां लेकर आ रही थी तब तुम्हें पैरों में चोट लग गई थी और किसी लड़के ने तुम्हारी हेल्प की थी और फिर तुम्हारी और उस लड़के की फोटो हम लोगों ने मिलकर तन्मय के पास भेजी थी जिससे तुम सब अलग हो जाओ। और सबसे बड़ी बात, विवेक और आरुष, वो अंकल का एक्सीडेंट हमने मिलकर करवाया था। जानती हूँ तुम सब मुझे माफ नहीं करोगे, पर मैं और एलिना रोरा एवा ने मिलकर तुम सबको अलग करवाया था। धोखे से मीत को उस होटल में अनजान आदमी के साथ डालना और मयूरी को उस क्लब में भेजना, सब कुछ हम लोगों ने करवाया था। बस इसलिए तुम सबसे सॉरी बोलने आई थी। जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर तुम सबको सच बोलकर मुझे हल्का महसूस होगा। रुचि वहां से जाने लगी तब राज आवाज देते हुए बोला, रुक जा छिपकली। रुचि मुड़कर उसे देखने लगी। रुचि के साथ साथ बाकी सब भी राज को देखने लगे। राज सबको देखते हुए थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो ये हमेशा आरुष से चोटती थी, इसलिए इसका नाम मैंने और कबीर ने छिपकली रखा था। कबीर अपना नाम सुन राज को घूरने लगा। राज रुचि को देखते हुए बोला, देखो, हमें पता है तुम दिल से सॉरी बोल रही हो, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया। कबीर बोला, राज ठीक कह रहा है। शिविन से तुम्हारी शादी का प्लान आरुष ने ही बनाया था और देखो तुम्हें शिविन ने बदल दिया। कांग्रेचुलेशन। कबीर की बात सुन रुचि कबीर को घूर रही थी। कबीर वैसे भी रुचि से थोड़ा घबराता था। वो एक झूठी हंसी देकर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो जल्दी से वहां से चला गया। धीरे धीरे सभी लड़के वहां से रफूचक्कर हो गए। अब वहां बस लड़कियां खड़ी थी। रुचि ने उन सब से माफी मांगी और वहां से जाने लगी। तभी आस्था उसे रोकते हुए बोली, रुचि रुको। रुचि ने पलटकर देखा तो आस्था उसके पास आई और बोली, मैं सोच रही थी हम सभी कहीं बाहर जाए खाना खाने, तो क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? रुचि ने आस्था की बात सुन शिविन को देखने लगी, जैसे वो उससे इजाजत मांग रही हो। शिविन ने उसे हाँ कहा तो रुचि खुश होकर बोली, ठीक है, कब चलना है? आस्था बोली, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, तुम अपना नंबर दे दो। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और वहां से चले गए। शिविन खुश था कि रुचि ने अपनी गलती की माफी मांगी। दोनों वहां से चले गए। दोनों के जाने के बाद मयूरी बोली, तुम्हें लगता है ये सचमुच बदल गई है? सानवी बोली, हाँ, मुझे भी लग रहा है वो बदल गई है। छोड़ो, जब सब डिनर पर चलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, कल सानवी तुम्हारे कमरे से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? मैं और राज सो ही नहीं पाए। सानवी ने जब मीत की बात सुनी तो घबराते हुए बोली, कौन सी आवाजें? मीत उसे चिढ़ाते हुए बोली, अब ज्यादा बनो मत, वही आवाजें जब एक लड़का और लड़की जब कुछ करते हैं तब ये आवाजें आती है।
मीत की बात सुन मयूरी और आस्था दोनों जल्दी से सानवी के पास आ गई और बोली, हमें भी जानना है, क्या हुआ तुम दोनों के बीच। सानवी तो हड़बड़ा कर बोली, देखो अपना अपना काम करो, कुछ काम नहीं है क्या तुम लोगों को, है ना, पर पहले ये बताओ क्या हुआ। सानवी बोली, वही जो हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है। सानवी जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। नीचे तीनों हंस रहे थे। आज का दिन हंसी मजाक में गुजर गया। अगला दिन आरुष ने सुबह राध्या के साथ नाश्ता किया और मीटिंग में चला गया। राध्या अकेली अपने कमरे में थी। वो बहुत बोर हो रही थी। ऊपर से वो किसी को जानती भी नहीं थी। दरवाज की बेल बजी तो राध्या ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक लेडी एक ब्लैक गाउन को कवर में लेकर खड़ी थी और इंग्लिश में बोली, हेलो मैम, मैं आपकी डिजाइनर हूँ, मुझे आरुष सर ने भेजा है आपको तैयार करने के लिए। राध्या अपने मन में बोली, ये मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहा है, कहीं हमें बेचने वाला तो नहीं, पर उसके पास तो सब है, फिर हमें क्यों बेचेगा, वो सोच ही रही थी। तब वो लेडी बोली, मैडम। राध्या अपने ख्यालों से बाहर आई और उस लेडी को अंदर बुला ली। उसने राध्या को तैयार किया। चेहरे पर नेचुरल मेकअप, होठों पर लाल लिपस्टिक, ब्लैक गाउन, बालों का जुड़ा। राध्या बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके गाउन में घुटनों से कट था, पतली लेस वाली बहे पीछे डिप गला। जो लेडी ने उसे तैयार किया वो बोली, मैडम आप काफी खूबसूरत है। राध्या ने बस स्माइल दी। वो लेडी राध्या को तैयार कर वहां से चली गई। राध्या तैयार होकर बैठी थी। जब एक बार फिर से बेल बजी तो राध्या ने दरवाजा खोला तो सामने आरुष खड़ा था, जिसने 3 पीस सूट पहना था, ब्लैक रंग का, जेल से सेट बाल। आरुष के चेहरे के फीचर काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। राध्या आरुष को देख रही थी। वही हाल आरुष का भी था। वो तब से राध्या को देख रहा था। राध्या को देख आरुष की नज़र राध्या के होठों पर जा रुकी। वो रेड लिपस्टिक आरुष को जैसे निमंत्रण दे रहे थे, पर वो जल्दी से होश में आया और सीधा राध्या के कमरे में घुस गया। राध्या उसे ये से कमरे में घुसते देखी तो बोली, कहाँ जा रहे हो। आरुष मिरर के पास आकर अपनी टाई ठीक करने लगा। राध्या आरुष के पीछे आकर खड़ी हो गई और बोली, अब देर नहीं हो रही क्या। आरुष ने अपने जेब से फोन निकला और बोला, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतना बोल उसने राध्या को अपने पास खिंचकर जल्दी से एक फोटो खींच लिया। एपिसोड 112। आरुष ने राध्या को अपने पास खींचकर एक पिक ले लिया। राध्या आरुष की हरकत पर चिढ़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे साथ फोटो नहीं ले सकते। आरुष राध्या के पास आते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि फोटो लेने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है, अब चलो जल्दी। वो आगे जाने लगा, राध्या उसके पीछे जाने लगी। यहाँ पार्टी में सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब सबकी नज़र बड़े से दरवाजे से अंदर आते हुए आरुष और राध्या पर पड़ी, दोनों को देख सब यही सोच रहे थे, कितने अच्छे कपल है। आरुष बार बार राध्या का हाथ पकड़ रहा था, पर राध्या उससे अपने हाथ छुड़ा लेती। दोनों पार्टी में एंटर हुए। एक बूढ़ा आदमी जो 50 साल का होगा वो दोनों को इनवाइट करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर खुराना। एंड वो सोच ही रहा था। जब आरुष बोला मिसेज खुराना, वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, एंड मिसेज खुराना, आप दोनों काफी सुंदर लग रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी फ्रेंच था। राध्या को फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। आरुष राध्या के कान के पास आकर बोला, शांति से मेरे साथ रहना, वरना तुम खो जाओगी। राध्या अपने दांत पिसते हुए सभी की ओर मुस्कुराते हुए बोली, हम क्या कोई छोटी बच्ची है जो खो जाएंगे। एक तो तुमने हमारा हाथ इतनी जोर से पकड़ा है और तुम्हें लगता है हम कहीं भाग जाएंगे। आरुष भी धीरे से राध्या के कान में बोला, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तब क्या करो तो चुपचाप यहाँ खड़ी रहो।
वो दोनों अपने में ही खुशुर फुसुर कर रहे थे। जब उस बूढ़े आदमी ने उन्हें आवाज दिया, तब जाकर दोनों होश में आए। ये आदमी आरुष के पार्टनर थे, इसलिए आरुष स्विट्जरलैंड आया था। इनका नाम वेलेन मिल्बर्न था। वेलन दोनों को बोला, आइए मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। आरुष और राध्या दोनों उसके पीछे गए। वेलेन अपनी वाइफ को बुलाया, स्वीटी कम मीट माय पार्टनर आरुष खुराना एंड हिज वाइफ राध्या खुराना। वेलेन की वाइफ का नाम सुजसी बिल्बन था। वो आरुष को चिक्स पर किस करते हुए बोली, वेलकम डार्लिंग। राध्या ने जब सुजसी को आरुष को किस करते देखा तो वो काफी गुस्सा आया, क्योंकि सुजसी काफी यंग थी। आरुष को पता था वेलेन मिल्बर्न की ये तीसरी वाइफ है। सुजसी आरुष से बात कर रही थी, जो राध्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वहाँ कई और लोग आने लगे। अब राध्या को परेशानी हो रही थी। आयुष ने जब राध्या को परेशान होता देखा तो सबको एक्सक्यूज कर वहाँ से राध्या को एक टेबल पर ले गया और बैठाते हुए बोला, देखो कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। ये एक बिजनेस पार्टी है, इसलिए सबसे बात करनी है, और कुछ पीने का मन हो तो यहाँ वेटर घूम रहे हैं, उनसे जूस मंगवा लेना। राध्या भी अब ठीक फील कर रही थी, इसलिए वो हाँ में सिर हिला दी। आरुष वहाँ से चला गया। आरुष के जाने के बाद राध्या पूरी पार्टी की सजावट देख रही थी, लेकिन किसी और की भी नज़र राध्या पर टिकी थी। उस आदमी ने एक वेटर को बुलाया और एक जूस में ड्रग्स मिला दिया, और उस वेटर को टिप देकर वो जूस राध्या को देने को बोला। वो आदमी बोला, आरुष खुराना कब तक इस हीरे को अपने पास संभालोगे? कभी ना कभी तो इस हीरे के लिए लोग लड़ेंगे ही। चलो, इंडिया का एक हीरा ब्रिटिश ले गए थे, और अब इंडिया का एक हीरा मैं ले जाऊंगा। वो आदमी की नज़र ऊपर से नीचे तक बस राध्या को ही ताड़ रहा था। यहाँ राध्या सब देख ही रही थी। जब वेटर उसके पास आते हुए बोला, मैडम ये ऑरेंज जूस। राध्या को वैसे भी प्यास लगी थी, उसने जूस ले लिया। राध्या ने धीरे धीरे सारा जूस पी लिया। वो अभी वहाँ बैठकर सब कुछ देख रही थी। जब उसे धीरे धीरे गर्मी और चक्कर का एहसास हुआ, पर वो सब कुछ इग्नोर करते हुए बोली, ये तो बस ये से ही थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। पर वो अब धीरे धीरे और गर्मी फील कर रही थी। वो खड़ी हुई और एक वेटर से बाथरूम पूछकर चली गई। वो आदमी जैसे इसी राह में बैठा हो। राध्या के जाने के बाद वो आदमी भी राध्या के पीछे गया। यहाँ आरुष सबसे बात करने में बिजी था, पर वो थोड़ी थोड़ी देर में राध्या पर नज़र दौड़ता, पर इस बार की नज़र में राध्या वहाँ नहीं थी। आरुष जल्दी से उन सब के बीच से निकला और पूरे हॉल, गार्डन, सारे रूम्स में राध्या को खोजने लगा। जब कोई जगह नहीं बची तब आरुष बाथरूम के पास रवाना हुआ। यहाँ बाथरूम में राध्या वॉश बेसिन के पास खड़ी खुद की गर्मी और अपनी सांसें को कंट्रोल करने में लगी थी। वो अपना मुंह धो रही थी, जब उसे अपने दोनों शोल्डर पर किसी का सख्त हाथ उसे सहलाता हुआ फील हुआ। राध्या जल्दी से पलटी। वहाँ किसी अनजान को अपने पास देख राध्या डर गई, और वो आदमी उसे टच करते हुए बोला, क्या बात है मिसेज खुराना, कमाल जा जिस्म पाया है आपने। आपके साथ मैं अपनी लाइफ बिताने के बारे में सोच सकता हूँ। सुना है आप और आरुष कॉलेज टाइम से प्यार में है, पर इतने साल उसने आपको छुपा कर कहाँ रखा? वो लगातार राध्या को छू रहा था। राध्या को उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से आरुष की आवाज आई, जिसे सुनकर राध्या बोलना तो चाहती थी, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उस आदमी ने राध्या के मुंह पर हाथ रख उसका मुंह दबा दिया था, ताकि आरुष कुछ देर में यहाँ से चला जाए और वो राध्या को आराम से अपने कमरे में ले जा सकें। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण आरुष को शक हो गया था, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कोई और लेडी होती तो जरूर कुछ बोलती।
आरुष ने दरवाजे पर लात मारना चालू कर दिया था। अब राध्या पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। वो आदमी भी डर कर राध्या को छोड़कर जाकर लास्ट वाले टॉयलेट जो कोने में था वहां छुप गया। अब तक राध्या नीचे गिर गई थी। आरुष दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। राध्या को इस तरह गिरकर छटपटाते देख आरुष जल्दी से राध्या के पास गया और उसे अपनी बाहों का सहारा देकर बोला, राध्या ये क्या हुआ है तुम्हें? पर राध्या को गर्मी के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आरुष ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोने से किसी आदमी के जूते दिखे। आरुष को समझते देर नहीं लगी कि राध्या के साथ क्या हुआ है। आरुष ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजकर एक तिरछी मुस्कान दी। आरुष ने राध्या को अपनी गोद में उठाया। वो जैसे बाएं ओर से निकला दाएं ओर से कुछ गार्ड अंदर गए। आरुष के कानों में गोलियों की आवाज गूंजी। वो मुस्कुराकर राध्या को वहां से लेकर चला गया। आरुष राध्या को लेकर आ रहा था, लेकिन वो राध्या की हरकतों से इरिटेट हो गया था। राध्या कभी उसकी टाई खींचती तो कभी उसके सीने पर हाथ रख उन्हें दबाती। जैसे तैसे आरुष राध्या को उसके कमरे में लेकर आया और अंदर कमरे में ले जाकर लिटा दिया और एक लंबी सांस लेकर वहां से जाने के लिए खड़ा हुआ कि राध्या ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। आरुष राध्या की नशीली आंखों में देख रहा था। वो मन में बोला, नहीं आरुष कंट्रोल कर, कल सुबह होते ही ये शेरनी बनकर काटेगी। और उसका दिल अलग ही गवाही दे रहा था। आरुष अपना थूक गटकते हुए राध्या के ऊपर से हटने लगा। तब राध्या ने फिर से उसे अपने पास खींचकर जोर जोर से रोने लगी। उसे इतनी तेज रोता देख आरुष अपने कानों को ढकने लगा। वो राध्या को चुप कराते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है, अब क्यों रो रही हो? राध्या और तेज रोते हुए बोली, अगर तुम चले गए तो वो गंदा आदमी फिर आ जाएगा। आरुष ने अपने कानों से उंगली हटाकर राध्या को चुप कराते हुए बोला, वो कभी नहीं आएगा, उसे मैंने कहीं और भेज दिया। ये सुन राध्या चुप तो हो गई, पर वो अपने कपड़े खींचते हुए बोली, ये गर्मी क्यों है? राध्या की आंखें बंद हो जा रही थी, पर वो अपने कपड़े खींचते की नाकाम कोशिश कर रही थी। राध्या को गर्मी लगता देख आरुष ने ऐक को चालू कर दिया। उसे पता था राध्या को स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया है, पर इस वक्त वो उसे शांत रखने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी, जिस वजह से सारे रास्ते बंद थे। आरुष बोला, देखो मैंने एक्ट चालू कर दिया, अब सो जाओ। पर राध्या का मन और तन दोनों ही इसके काबू में नहीं था। उसे आरुष की खुशबू और बेकाबू कर रही थी। राध्या अपने कपड़े को छोड़कर आरुष की टाई खींचकर उसे अपने पास खींच लिया। बिना किसी वार्निंग के आरुष के होठों को अपने लाल होठों से पीने लगी। आरुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जैसे जम गया हो। वो जानता था राध्या कभी भी अपने होश में ये नहीं करेगी, और उसे पता चला तो वो खुद को ही ठेस पहुंचाए गई। आरुष को याद है, जब तक वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तब भी राध्या ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। अब तो उसे वो एक अनजान समझती है। इसके बाद वो आरुष से नफरत करेंगे। आरुष ज्यादा देर तक खुद को नहीं रोक सकता था, इसलिए वो कब से राध्या को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था। पर राध्या आरुष से दूर नहीं होना चाहती थी। राध्या आरुष को किस कर रही थी, पर आरुष उसका साथ नहीं दे रहा था, जिससे राध्या को गुस्सा आ रहा था। वो आरुष से अलग होकर उसे गुस्से में देखने लगी। वही आरुष उसे शांत निगाहों से देख रहा हो। एकदम से राध्या ने आरुष के गर्दन को कसके काट ली। आरुष चिल्ला पाता उससे पहले राध्या ने अपनी जीभ आरुष के मुंह में घुसा दी। राध्या को इतना वाइल्ड होता देख आरुष ने अपने अंदर जो एहसास दबा के रखा था, अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। खेल पलटा। अब आरुष ने राध्या को किस करना चालू कर दिया था। किस पैसिनेट होते जा रही थी। आरुष ने राध्या को बेड पर धक्का दिया, अपने कोट को उतार कर फेंक दिया
और टाई को भी। आरुष ने राधा को पलट कर पीठ ले बल कर दिया। आरुष ने अपने होठ राधा की खुली पीठ पर रख धीरे धीरे नीचे सरकता गया और राधा के गाउन का चेन अपने दांतों से नीचे सरका दिया। एपिसोड 113। आरुष ने झटके से राधा की जिप अपने दांतों से खोल दिया। राधा आरुष के होठ को अपने ऊपर फिल करके उसके हाथों बेड के चादरों पर कसते गए। आरुष ने राधा को फिर घुमाकर अपने सामने किया। राधा की मदहोश थी। सांसें ऊपर नीचे करने की वजह से राधा की ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। आरुष को अपने ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा था, क्योंकि आरुष ने भी शराब पी थी। वो ज्यादा देर तक खुद को राधा की चाहत से नहीं रोक पाता। आरुष ने अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दिया। अब उसने राधा की पतली डोरी को अपने दांतों से सरका कर नीचे कर दिया। आरुष इस बार फिर से राधा के होठों को पीने लगा। उसने अपना एक हाथ लैंप पर लाकर लाइट ऑफ कर दी और धीरे धीरे राधा के गर्दन को चूमते हुए उसके सारे कपड़े अलग कर दिया। अब आरुष के हाथ राधा के शरीर पर घूमने लगे। कमरे का तापमान बढ़ता गया। राधा की सांसें तेज होती गई थी। आरुष के शरीर की गर्मी राधा अपने अंदर तक महसूस कर रही थी। आरुष राधा के पेट पर किस कर रहा था। उसका एक हाथ राधा की ब्रेस्ट को अपने हाथ में लिए सहला रहा था। रात गहरी होती गई। यहाँ राधा आरुष का प्यार भी बढ़ता गया। राधा की आवाज कमरे में गूंजने लगी। ये प्यार का दर्द था। जब आरुष ने राधा की ब्रेस्ट को काटा था, राधा की आवाज आरुष को और भी वाइल्ड कर चुकी थी। आरुष जैसे जैसे राधा के अंदर समाते गया, राधा का दर्द तो बढ़ा, पर वो अपने होश में सब कुछ नजरअंदाज कर आरुष के प्यार में खोने लगी। रात के 3 बजे राधा थक कर सो गई थी। वो अभी भी आरुष को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आरुष को कसके पकड़ा हुआ था। वो सोते हुए भी आरुष को दूर नहीं कर पा रही थी। आरुष बस राधा को देख रहा था। वो जानता था होश में आते ही ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर वो कैसे उसे समझाएगा। यही सब सोचते हुए आरुष भी सो गया। यहाँ आहूजा विला में रुचि एंजल को कहानी सुना रही थी। एंजल सो गई थी। रुचि ने एंजल को अच्छे से चादर से उड़ा दिया और बाहर आ गई। वो जब शिविन के कमरे में आई तो शिविन बेड पर बैठकर अपने फोन में लगा हुआ था, या ये कहे कि बस दिखावा कर रहा था। रुचि जब बेड के पास आई तो वहां पर एक पैकेट में कुछ रखा हुआ था। रुचि शिविन को देखते हुए बोली, क्या ये तुम्हारा है? शिविन ने बिना रुचि की तरफ देख बोला, ये तुम्हारे लिए है, देख लो। रुचि बैग से पैकेट उठाकर मिरर के पास गई। उसने उस पैकेट को खोला तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गाउन को खोलकर देखा, ये वही गाउन था जो उसे मॉल में देखा था। शिविन रुचि को देख रहा था। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आ गई थी, पर जल्द ही ये मुस्कान चली भी गई। रुचि ने गाउन को फिर से पैकेट में रख दिया और शिविन के पास आकर बोली, ये किसने दिया? शिविन रुचि के सवाल सुन बोला, मैंने खरीदा, तुम्हें ये पसंद आया था। रुचि बोली, मुझे ये नहीं पसंद, तुम इसे रिटर्न कर देना। रुचि के बोलने से शिविन को भी गुस्सा आ गया। शिविन ने रुचि को खींचकर अपने ऊपर बैठा लिया और गुस्से में उसे किस करने लगा। रुचि बार बार उसे धकेल रही थी, पर शिविन को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर में शिविन ने उसे छोड़ दिया। शिविन गुस्से में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, तुम हर वक्त मुझे या तो इग्नोर करती हो या गुस्सा दिलाती हो। ये ड्रेस तुम्हें पसंद थी, मुझे लगा तुम्हें ये अच्छा लगेगा, पर तुम नाटक दिखा रही हो। क्यों कर रही हो ये सब? रुचि भी बोली, सब कुछ ठीक है, तुम जैसे चाहते थे, मैं बिना कुछ कहे सब वैसे ही करती हूँ। तुमने कहा कि मैं साड़ी के अलावा और कुछ ना पहनूं तो मैं पहन रही हूँ। एंगल को माँ का प्यार दे रही हूँ, सारे घर के काम करती हूँ,
और क्या ठीक करना चाहते हो तुम? हाँ, बस एक चीज ठीक नहीं है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता, जो शायद कभी ठीक होगा भी नहीं। बाकी सब सही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सही हो रहा। इतना बोल रुचि खड़ी होकर अपनी जगह पर आ गई। शिविन अभी भी रुचा को देख रहा था। उसने भी सोच लिया था सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर देगा। कुछ देर में वो सो गया था। अगली सुबह धीरे धीरे राध्या की नींद खुली। उसे काफी ठंड लगी। उसने एसी को तरफ देखा और बोली, इतनी ठंड में आँख क्यों चालू है? वो उठकर बैठ गई। उसके सिर में दर्द भी हो रहा था। जब उसने खुद को देखा तो एक बार दंग रह गई। उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था, जैसे राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने बगल में देखा, आरुष पेट के बल सोया हुआ था। राध्या को काफी घिन आ रही थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम गई और तैयार होकर बाहर निकल गई। वो रोना चाहती थी, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं जो रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। बस वो आरुष को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती थी। जब आरुष उठा तब उसने सबसे पहले अपने पास सोई हुई राध्या को देखा, पर वो वहाँ नहीं थी। आरुष समझ गया अब क्या हुआ होगा। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाकर पहना और जल्दी से बाहर निकलकर राध्या को खोजने लगा। वो काफी देर से राध्या को खोज रहा था। जब उसे राधा एक झूले पर बैठी दिखी, वो जल्दी से राध्या के पास गया। राध्या दूसरी ओर मुंह करके बैठी हुई थी। आरुष ने राध्या के कंधे पर हाथ रखा तो राध्या पलटी। राध्या की आंखें लाल हो गई थी, शायद वो काफी देर से रो रही थी। आरुष देख बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? पर राध्या खड़ी हुई और आरुष को एक चाटा मारते हुए बोली, तुम एक रेपिस्ट हो, तुमने हमारा फायदा उठाया। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पहले हमें लगा था तुम बस हमें परेशान करते हो, पर नहीं, तुम्हारे अंदर हवस भरी थी जो तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। गुस्से और तृस्कर से बोल रही थी। उसकी बात सुन आरुष को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो राध्या की तबीयत को ध्यान में रखते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। पर राध्या बोली, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, अब और कुछ नहीं बचा है, तुम हमसे दूर रहो। आरुष का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने राध्या की कमर को पकड़ा और अपने पास खींच लिया। राध्या आरुष से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर आरुष उसे किस करने लगा। अब राध्या उसे सीने पर मारने लगी, पर आरुष उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। राध्या अब थक चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरुष ने राध्या को छोड़ तो दिया, पर उसकी कमर को अभी भी कसके पकड़े हुए था। वो राध्या को वार्निंग देते हुए बोला, एक बात याद रखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हें छूने का हक सिर्फ मैं रखता हूँ, और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। और आगे तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मयूरी और कबीर को अलग करने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे साथ मयूरी भी वृंदावन जाएगी। राध्या आरुष का ये रूप देख दंग रह गए। उसे नहीं लगा था ये आदमी इतना गिरा हुआ है कि उसकी इज्जत लेने के बाद वो उसकी बहन को भी बीच में ले आएगा। आरुष बोला, फैसला तुम्हें करना है अपने बारे में, और मयूरी के बारे में सोच लेना किस मुंह से दोनों अपने घर जाओगी। राध्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हमने तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। तुम हमारी मयूरी को बीच में कैसे ला सकते हो? उसकी क्या गलती है? आरुष ने अपने कठोर लहजे में बोला, उसकी गलती नहीं है, पर तुम्हारे साथ उसे भी कबीर को छोड़कर जाना होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो तो चुपचाप मेरे साथ इंडिया चलो, कुछ देर में मेरी फ्लाइट है। राध्या भी चुपचाप उसके साथ चली गई। आरुष मन में बोला, सॉरी राध्या, तुम्हें अपने पास रखने का यही तरीका है, एक बार तुम्हें सब याद आ जाए। एपिसोड 114।
राध्या और आरुष इंडिया के लिए निकल गए थे। पे राध्या ने इस बीच ना तो कुछ खाया और ना कोई बात की। आरुष को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे राध्या को समझाए। कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों घर पहुंच गए। इस वक्त सुबह का टाइम था, इसलिए विवेक कबीर राज तन्मय ऑफिस गए थे। आरुष भी सीधा अपने कमरे में गया और तैयार हो गया और जल्दी से वहां से निकल गया। राध्या अपने कमरे में थी जब मयूरी, आस्था, सानवी, मीत उससे मिलने आए, पर राध्या ने ज्यादा किसी से बात नहीं की। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे आरुष की आदत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर कुछ बोल नहीं सकती थी। यहाँ ऑफिस में आरुष अपने काम में डूबा हुआ था। जब लंच टाइम में विवेक, कबीर, राज, तन्मय उसके कैबिन आए। सबने बात की पर आरुष ने कुछ नहीं बताया। सबने बात की और अपने कैबिन में चले गए। रात में सारे लड़के घर आ गए, पर आरुष नहीं आया। विवेक ने उसे फोन किया पर आरुष ने बहाने बनाकर मना कर दिया। राध्या खाने के वक्त नीचे आई तब सब वहाँ थे सिवाय आरुष के। सब बैठकर खाने लगे। राध्या भी उन सब के साथ बैठी थी, पर कुछ याद न होने के कारण उसे अच्छा लगा कि आरुष इस वक्त यहाँ नहीं था। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन ये से ही बीत गए, पर आरुष अभी भी घर नहीं आया था। अब सबको शक होने लगा था, क्योंकि राध्या भी किसी से कुछ बात नहीं करती। आज विवेक, कबीर, राज, तन्मय वो सभी सीधा ऑफिस में आरुष के कैबिन में गए। राज बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कितने दिनों से तू घर नहीं आया? राध्या भी किसी से कोई बात नहीं करती। सब आरुष से सवाल पर सवाल करने लगे। आरुष ने हार मानकर उन सबको पार्टी से लेकर सब कुछ बता दिया। अब वो सब भी चुप थे, क्योंकि वो इस बारे में क्या करे उन्हें कुछ नहीं पता था। यहाँ पर राध्या अपने कमरे में बैठी थी। वो बिल्कुल बेजान थी। उसके आंखों में आंसू थे। जब उसके दरवाजे पर नोक हुआ तब उसने अपने आंसू पोंछे और सबको अंदर आने को कहा। सब लोग अंदर आ गए। सबने राध्या की लाल आंखें देखी। उन सबको भी पता चल गया था कि हुए क्या था, पर वो सभी एक बार राध्या से पूछना चाहते थे। आस्था बोली, तुम रो रही थी क्या? राध्या ने झूठी मुस्कान देकर कहा, नहीं तो हम क्यों रोएंगे। मीत बोली, देखो राध्या, झूठ मत बोलना, क्योंकि आरुष से हमें पता चल गया है और इसलिए हम तुमसे जानना चाहते हैं। आरुष का नाम सुन राध्या गुस्से में बोली, क्या कहा उसने कि हमारे नशे में होने का फायदा उठाकर उसने हमारा रेप किया, और जब हम आवाज उठाना चाहे तो हमें धमकी देकर खुद को नामर्द साबित किया। हम नफरत करते हैं, उससे घिन आती है हमें उससे। उसकी बात सुन सब परेशान थे। बात काफी बिगड़ गई है। मयूरी बोली, आरुष ने यही धमकी दी, अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो हमें और कबीर को अलग कर देगा। राध्या मयूरी को हैरानी से देखती रही। मयूरी राध्या से नाराज होते हुए बोली, राध्या तुम कैसे आरुष के बारे में ये सोच सकती हो? राध्या को अब मयूरी पर गुस्सा आ रहा था। वो बोली, मयूरी तुम्हें उस इंसान पर भरोसा है। वो एक घटिया आदमी है जिसे सिर्फ अपने से कमजोर का फायदा उठाना आता है। राध्या की कड़वी बात सुन मयूरी बोली, वो ऐसा नहीं है। वो बोली ही रही थी जब राध्या उसे बीच में रोकते हुए बोली, इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी और कल हम घर चले जाएंगे। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। मयूरी को राध्या पर गुस्सा आ रहा था। वो राध्या का हाथ पकड़ी और बोली, चलो हमारे साथ। अभी वो उसे लेकर जाने लगी तब उसके पीछे बाकी लड़कियां भी चलने लगी। मयूरी राध्या को आरुष के कमरे में लेकर आई और उसका हाथ छोड़ दी। राध्या मयूरी को देख रही थी। मयूरी बोली, वहाँ सामने दीवार पर देखो। उसकी बात सुन राध्या ने दीवार पर देखा तो वहाँ पर उसकी और आरुष की फोटो लगी हुई थी। वो शादी के जोड़ में थे। राध्या वो देख हैरान रह गई। मयूरी बोली, कैसा लगा अपने और आरुष के बारे में जानकर?
अभी तो और भी कुछ बाकी है। ये बोलकर मयूरी अलमारी के पास जाकर राध्या का ड्रॉवर खोलकर बोली, ये देखो, ये सब साड़ी या गहने सब तुम्हारा है। मयूरी ने अलमारी से फोटो निकालकर राध्या के पास लेकर आई, जिसमें कॉलेज से लेकर अभी तक की सारी पिक थी। मयूरी उन सभी फोटो को राध्या को दिखाते हुए बोली, देखो, तुम आरुष को अभी से नहीं, पिछले कई सालों से जानती हो। सिर्फ उसे ही नहीं, बाकी सबको भी जानती हो। मयूरी बोली, आरुष ने तुम्हारा रेप नहीं किया। अगर वो तुम्हें नहीं बचाता तो अभी तक खुद से नजरें भी नहीं मिला पाती। और कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम, यही है हमारा घर। तुम्हें ड्रग दिया गया था और आरुष ने भी शराब पी थी। जिसने तुम्हें ड्रग दिया था, आरुष ने उस इंसान को मार डाला। वो पति है तुम्हारा, पर वो हमेशा से ही ऐसा है। उसे नहीं पसंद कि तुम्हारे पास उसके अलावा कोई हो, और तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। राध्या सब देखकर शोक में थी। उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने पति को ही कुछ भी बोले जा रही है। मयूरी ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। मयूरी बोली, राध्या तुम सोच लो, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो जाओ, हम या आरुष तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद हम तुमसे कुछ नहीं कहना चाहते। मयूरी वहां से चली गई। उसके पीछे मीत, सानवी, आस्था भी चली गई। अब राध्या वहां बैठी सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। राध्या ने टेबल से फोटो उठाई जिसमें आरुष ने उसे गोद में उठाया हुआ था। राध्या को वो फोटो देख बुरा नहीं लगा। वो काफी ध्यान से उस कमरे को और वहां रखी चीजों को देख रही थी। वहां पर वो सब कुछ था जो उसे पसंद था। राध्या आरुष से मिलना चाहती थी, पर उसके लिए उसे रात तक वेट करना पड़ता। वो वहीं पर बैठी हुई थी। रात होने लगी। राध्या आरुष से मिलना चाहती थी, इसलिए वो नीचे गई। वहां पर विवेक, कबीर, राज तन में आ गए थे। उसने उन सब के पीछे देखा, पर आरुष उसे कहीं नहीं दिखा। मीत, मयूरी, आस्था, सानवी किचन से खाना लाकर टेबल पर रखने लगी। विवेक आस्था के पास जाकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? विवेक की बात का जवाब देते हुए आस्था बोली, वही जो तुमने 50 साल से नहीं सीखा। खाना बना कर ला रही हूँ। आस्था की बात सुन सब हंसने लगे। विवेक अपना मूड बिगाड़ते हुए बोला, वेरी फनी। और मैं अभी 50 साल का नहीं हुआ हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? यहाँ कई नौकर है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं करूँगी, क्योंकि मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। और तुम सवाल पूछना बंद करो। जाओ, फ्रेश होकर आओ। सब लोग चले गए। आस्था राध्या को देखते हुए बोली, राध्या चलो खाना खा लो। राध्या उन सब की जोड़ियां देख रही थी। सब कितने खुश हैं, और वो अपने हाथों से अपना घर बिगाड़ने पर लगी हुई है। वो अब सब कुछ भूलकर आरुष को समझना चाहती थी। राध्या आस्था की बात से होश में आई। वो बोली, अभी कुछ देर बाद खा लूंगी। आस्था बोली, ठीक है, सबको आने दो, फिर खा लेना। थोड़ी देर में सब लोग आ गए। राध्या उन सबके पास जाकर बोली, आरुष कहाँ है? वो कब आएगा? उसकी बात का जवाब देते हुए राज बोला, वो नहीं आएगा, वो अपने घर पर है। राध्या बोली, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? कबीर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूँ। राध्या मना करते हुए बोली, नहीं, तुम रहने, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। कबीर बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ देर में राध्या वहां पहुंच गई। वो अंदर गई तो कहा कि गार्ड उसे पहले से जानते थे, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। वो नौकर से आरुष के बारे में पूछकर उसके कमरे में गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। उसने बालकनी की ओर देखा तो आरुष वहां पर खड़ा था। राध्या अंदर गई। वो बालकनी में गई तो आरुष को पहले ही उसके कमर बंद की आवाज आ गई थी। वो बिना पलते हुए बोला,
तुम अब तक गई नहीं। डोंट वरी, मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। राध्या उसके पास जाकर बोली, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो? आरुष ने एक वांग मुस्कान देकर बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो कमरे में आ गया। राध्या भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आरुष बिना राध्या को देखे बोला, मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। राध्या ने पीछे से आरुष की शर्ट पकड़कर बोली, प्लीज मेरे साथ चलो। पर आरुष चुप खड़ा था। राध्या फिर उसे मनाते हुए बोली, प्लीज मान जाओ, बहुत जल्दी मुझे सब याद आ जाएगा। पर तुम इस तरह दूर रहोगे तो कैसे याद आएगा? राध्या किसी मासूम बच्चे की तरह आरुष को मना रही थी। उसकी आवाज सुन कोई भी उसे माफ कर देता, पर आरुष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही गलत हूँ। शायद मैं कभी परफेक्ट नहीं था। पहले जब मैं गुस्सा होकर कुछ अलग कदम उठाता तो तुम कुछ देर में मुझे शांत कर देती, पर अब तुम हर वक्त मुझे बस इग्नोर करती हो। कितना बुरा लगता है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एपिसोड 115। राध्या आरुष को मना रही थी। राध्या आरुष के सामने आ गई और बोली, सॉरी ना, क्या तुम हमें एक बार माफ नहीं करोगे? आरुष चुप था। राध्या उसका हाथ पकड़कर जैसे कुछ बोलने गई। उसे एहसास हुआ कि आरुष को बुखार है। वो परेशान होकर आरुष का माथा छूते हुए बोली, तुम्हें तो बुखार है। आरुष थका हुआ था, पर वो अभी राध्या से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो राध्या का हाथ हटाते हुए बोला, रहने दो, मैं ठीक हूँ। वो जाकर बेड पर टेका लेकर बैठ गया। राध्या परेशान थी। वो नीचे गई और किचन पूछकर किचन में जाकर आरुष के लिए सूप और खिचड़ी बना लाई। आरुष इन कुछ दिनों में खाना नहीं खाया था, इसलिए उसकी तबीयत खराब थी। राध्या खाना लेकर आरुष के पास बैठ गई और एक चम्मच सूप लेकर आरुष के सामने कर दिया। आरुष काफी दिनों से भूखा था, इसलिए वो बिना नाटक करे सूप पीने लगा। उसने सूप और खिचड़ी खा लिया। राध्या ने दवाई खोजकर आरुष को पिला दी और उसे सुलाकर उसके सर को सहलाने लगी। कुछ देर में वो भी सो गई। अगली सुबह आरुष जब उठा तो राध्या उसके पास ही सो रही थी, जिसे देखा आरुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब राध्या की आंखें रोशनी की वजह से खुली तो उसने देखा आरुष उसे ही देख रहा था। राध्या को याद आया कि कल आरुष को बुखार था। वो जल्दी से उठी और आरुष के सर पर हाथ रख बोली, अब बुखार तो नहीं है। आरुष उसे खुद की फिक्रता देख खुश था। न जाने कब से वो राध्या के लिए तरस रहा था। राध्या आरुष की देख बोली, पहले तुम हमें ये बताओ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था इतने दिन से? आरुष बोला, इसमें भी गलती तुम्हारी है। मॉम डैड यहाँ नहीं है और तुम भी मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैं बीमार हो गया। जब मेरे अपने ही मेरे पास नहीं होंगे तो मैं क्या करता? राध्या आरुष की बात सुन चुप रही। आरुष मुस्कुराते हुए राध्या के गालों पर किसकर कहा, गलती मेरी थी, मुझे खुद को रोकना चाहिए था, पर क्या करूं, जब भी तुम्हें देखता हूं सब लिमिट्स भूल जाता हूं। राध्या ने शर्म अपना चेहरा आरुष के सीने में छुपाने लगी। आरुष ने राध्या को कसके गले लगा लिया। राध्या की ये सब बिल्कुल नया लग रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से गले लगे रहे। कुछ देर बाद दोनों घर की ओर निकल गए। यहाँ आहूजा हाउस में रुचि नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। शिविन अभी भी सोया हुआ था, पर रुचि के बाल के पानी के छींटे शिविन के ऊपर गए। शिविन की आंख खुल गई। वो रुचि को देख रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो उठकर रुचि के पास आया और पीछे से गले लगा लिया। एक पल को तो रुचि डर गई, पर जब उसे एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं शिविन है तो वो खामोश हो गई। शिविन जानता था रुचि हमेशा से ही शिविन से ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए वो काफी दिनों से रुचि को मना रहा था।
वो रुचि के गले पर किस किया, जिससे रुचि की आंख अपने आप बंद हो गई। शिविन रुचि के कानों में बोला, सॉरी रुचि, तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। रुचि मुड़कर शिविन की ओर देखते हुए बोली, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने ही मुझे सही राह दिखाई। तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छी इंसान बन पाई। शिविन रुचि के होठों पर किस किया और बोला, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिविन की बात सुन रुचि खुश होकर बोली, आई लव यू। दोनों अपने प्यार के समंदर में थे। यहाँ राधा और आरुष घर आए। सब खुश थे कि भले ही राधा को कुछ याद नहीं पर धीरे धीरे वो सब कुछ अपना लेगी। रात में कबीर मयूरी की लेकर एक पहाड़ पर ले गया। वो जगह काफी अच्छे से सजी थी। आज कबीर ने मयूरी को प्रपोज किया। मयूरी भी कबीर को अपना चुकी थी। दोनों तन मन से एक हो रहे थे। यहाँ आरुष और विवेक ने मिलकर पता लगा लिया था वो कौन था जिसने राधा का एक्सीडेंट किया था। विवेक एलिन को जेल भेज चुका था। आरुष को पता चला ये वही आदमी है जिसने राधा को ड्रग दिया था। बारी थी एक जोड़े के मिलन की, मीत और राज की। मीत ने राज को काफी तड़पाया था, पर आज दोनों एक हो गए थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि राधा भी प्रेग्नेंट हैं। 7 महीने बाद आस्था ने 2 बच्चों को जन्म दी, जिसमें एक लड़का था, एक लड़की। सब खुश थे। सबसे ज्यादा विवेक, वो सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी। आज उसके पास अपना पूरा परिवार है। लेकिन आस्था और विवेक ने अपना दूसरा बेटा शीना को दे दिया। शीना के आंसू निकल गए थे। किसी ने अपना दिल बढ़ाकर उसे भी मां बना दिया। विवेन भी खुश था, आज वो भी पापा बना है। ये से ही कुछ महीनों के आगे पीछे राधा, मयूरी, सानवी, मीत के भी बच्चे हुए थे और रुचि ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। आज रुचि भी काफी खुश थी। अब वो एक पार्टी गर्ल से एक माँ है, बीवी है। वो काफी खुश थी। इंजल भी अपनी बहन को लेकर काफी खुश थी। राधा ने एक बेटे को जन्म दिया था जो बिलल आरुष पर गया था। मयूरी ने भी एक बेटे की जन्म दिया था। सानवी ने 2 लड़कों को जन्म दिया था। मीत ने भी लड़के को जन्म दिया था। सब एक जैसे मासूम थे, पर जैसे जैसे कुछ साल बीता सब एक से वाढ़कर एक निकले। आस्था की बेटी काफी ज्यादा बदमाश थी। वो स्कूल में भी सबसे लड़ लेती। कोई भी बच्चा उसे छूने तक की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसके साथ उसके 5 भाई थे जो काफी खतरनाक थे। आरुष का बेटा आराध्य जो काफी कोल्ड नेचर का था। अगर वो कहीं से भी सुनता कि किसी ने आस्था की बेटी आंशु को किसी ने परेशान किया है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। वो आरुष से 2 कदम आगे था। उसे अपने स्कूल की किसी लड़की से बात करना नहीं पसंद था। उसका मानना था उसकी मॉम जैसी कोई लड़की नहीं है, इसलिए वो कभी कभी आरुष को बोलता, डैड मुझे भी मॉम जैसी वाइफ चाहिए। उसकी बात सुन आरुष उसे कई बार घूरता। उसका बेटा उसकी ही बीवी को लाइन मारता। सानवी के बच्चे तन्मेश और विशेष तन्मेश बिल्कुल शांत था। उसे बस पढ़ाई से मतलब था, पर विशेष जो शांत तो नहीं था और ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था। उसे बस बॉक्सिंग, कराट और भी कई लड़ाई से रिलेटेड काम पसंद था। इसलिए वो अभी 4 से का होने के बावजूद उसे काफी अच्छे लोगों को धूल चटा चुका है। मयूरी और कबीर का बेटा अंश हो मजाकिया नेचर का था। उसे रोते हुए लोगों को हंसाना सीखा देता था। मीत का बेटा रीत जो अपने उछल कूद की वजह से फेमस था। शीना उर्फ आस्था का बेटा सिद्धत जो न्यूयॉर्क में रहता था। शीना के साथ कहने को वो आस्था और विवेक का बेटा था, पर वो हरकतों से विवान पर गया था। विवान का रंग हल्का सवाला था, पर वो काफी शर्मीले नेचर का था। अब आई बारी अरमान की जो 11 साल का हो गया था। वो काफी अच्छा था, जो हर काम में परफेक्ट था। वो अपने साथ साथ अपने सारे छोटे भाई बहनों को अच्छी सलाह देता था। अपने पोलाइट नेचर की वजह से काफी फेमस था,
पर सबकी कमजोरी थी तो उनकी बहन आंचू, जो घर वालों के सामने तो काफी भोली बनती पर स्कूल में काफी खतरनाक थी। क्योंकि सब उसके बैकग्राउंड और उसके भाइयों की वजह से उससे डरते थे। इन सब के बावजूद रुचि और शिविन अब राजस्थान रहते थे। सब काफी खुश थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। एपिसोड 116। सारे न्यूज में बस एक ही चीज चल रही थी, आराध्य खुराना जो लोगों को अपने कदमों में झुका सकते हैं। आज रातों रात उनका सब कुछ बिकने के कगार पर आ गया है। जल्दी ही वो सीईओ की पोस्ट से इस्तीफा देने वाले हैं। सुनने में आया है एक लड़की को जो बिना शादी के दोनों साथ में एक रात बिताए विला में। ये वही विला है जिसे आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक राज ने मिलकर खरीदा था। आज उस घर में सिर्फ उन सबके बच्चे थे। आराध्य ने उस घर का रिनोवेशन करा दिया था जिससे उस घर की हर चीज काफी यूनिक हो गई थी। उसी घर के अंदर टीवी हॉल में बैठकर सारे न्यूज देख रहा था। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस लड़की को अभी मार डाले। उसी हॉल में उसके साथ आंचू, तन्मेश, विशेष, रीत, अंश, सिद्धा, वो सभी बैठकर उस न्यूज की देख रहे थे। आराध्य आरुष का बेटा, सिद्धा, आंचू, अरमान, आस्था और वह विवेक के बच्चे अंश, कबीर और मयूरी का बेटा तन्मेश और विशेष, सानवी और तन्मय के बच्चे रीत और ऋषि, मीत और राज के बच्चे। जिसने ये कहानी का पहला पाठ पढ़ा है उसे पता होगा कि मीत का सिर्फ एक बेटा है, पर बाद में उसके एक और बेटा हुआ, ऋषि। अब कहानी पर आते हैं। आराध्य ने रिमोट को टीवी पर फेंक दिया। वो गुस्सा करते हुए बोला, ये मेरे डैड और अंकल की मेहनत है, इसे मैं खोने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए उस लड़की को मारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आराध्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इस वक्त किसी की जान ना ले। वो वहां से उठकर गार्डन में आ गया। उसके पीछे रीत, ऋषि, आंचू, सिद्धा, तन्मेश, विशेष भी आ गए क्योंकि वो सभी जानते थे कि आराध्य कितने गुस्से वाला था। अगर वो शांत नहीं हुआ तो पता नहीं वो क्या करेगा। वही हरिद्वार में एक लड़की गंगा नदी के पास बैठी थी। उसे काफी डर लग रहा था, पर शाम ढलने को हुई थी, इसलिए वो जल्दी से घर गई। जैसे वो घर में घुसी उसके गालों पर एक जोरदार चाटा पड़ा, जिससे एक बार को वो सहम गई। उसे इसी बात का डर था। एक उम्र दराज औरत दांत पिसते हुए बोली, कल मुही पैदा होकर तेरे माँ बाप ने तुझे हमारी छाती पर लाद ले गए। अब तूने अमीर लड़कों के साथ रंग रलिया भी मानने लगी। देख, टीवी में तेरे कुकर्म आ रहे हैं। आज मैं तुझे बताती हूँ। सारे हरिद्वार में हमारा मुंह काला करी है। आज देखती हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। वो लड़की जैसे पहले से जानती थी उसके साथ क्या होने वाला है। वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपने घुटनों को आपस में जोड़कर बैठी हुई थी, जैसे उसे कोई इन सब अत्याचार से बचाने आए। पर वो जानती थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस औरत ने शाम के वक्त उस लड़की के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे वो लड़की ठिठुर गई। इस वक्त उस घर का दरवाज़ा बंद था, जिससे इस घर की आवाज़ बाहर ना सुनाई दे। उसके बाद उस औरत ने उस लड़की को घर के छत पर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर बोली, किसका बिस्तर गर्म किया था ना तूने आज रात भर यहाँ सड़। उस लड़की ने बात को टाले बिना वहीं बैठ गई थी। रात गहराते जा रही थी, पर वो ठंड में सिकुड़ रही थी, पर उसके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। उसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा था कि अगर उसने ये न्यूज देख ली तो वो उसे यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन वो जिस चीज से डर रही थी वो बला टालकर दूसरा तूफान उसका वेट कर रहा था। वो पूरी रात नहीं सोई। जब सुबह हुई तब कहीं जाकर उसे राहत मिली। अब तक उस गीले कपड़े सूख चुके थे, पर उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर उसके साथ वो सभी वही करते। या तो उसे तब तक मारते जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती, या उसे छत पर रात भर ठंड में रख देते।
हद तो तब हुई जब एक आदमी को उसके घर वाले ने 50 लाख में बेच दिया। वो कई बार भागने की कोशिश कर चुकी थी, पर ना वो मर सकती थी, ना यहाँ से निकल सकती थी, क्योंकि मरते समय उसके पापा ने कई लाख का कर्जा किया था, जिसे वो जीवन भर चुकाती आई है। ये हमारी आराध्या की वृंदा, जिसे दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिला, ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहती हैं, पर ये बिक चुकी है और हर पल किसी की नज़रों में है। बस देखना है कि क्या इनकी किस्मत में है। पर चाह कर भी वृंदा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि इसे अपने पापा के कर्जों को हर वक्त चुकाना पड़ता था, कभी मार खाकर तो कभी खुद की कीमत लगाकर। वृंदा रोती, पर अब उसके आंसू सूख चुके हैं। वो बिना इमोशन के हो गई है। वो अब सबसे डरती, किसी से कुछ नहीं बोलती, पर अंदर से वो बहुत चिल्लाना चाहती थी, पर डर से वो कुछ नहीं बोलती। कितने सालों से उसने अपनी खुद की आवाज़ तक नहीं सुनी। शायद उसे भी लगता था अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। उसे भी लगता था वो गूंगी हो गई है। छत का गेट खुला और वृंदा की चाची बोली, अब यही अपने जिस्म की नुमाइश करनी है या चलकर खाना भी बनाना है। वो जल्दी से नीचे आ गई। वृंदा ने जल्दी से खाना बनाया। उसकी चाची और उनकी बेटी और बेटा और चाचा बैठकर खाने लगे। किसी ने वृंदा को नहीं पूछा, पर वो चुपचाप वहाँ खड़ी सबको खाना परोस रही थी। वृंदा की चाची बोली, तेरा वो खरीदार अगले हफ्ते लेने आ रहा है। उसे तेरी करतूतों के बारे में पता चल गया है। वो तुझे जल्दी यहाँ से ले जाएगा। वृंदा ने कसकर अपने ड्रेस को पकड़ लिया। उसे बहुत डर लग रहा था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, पर वो ये जानती थी, वो कहीं भी चली जाए, वो इंसान उसे खोज लेगा। वो इतना डरी हुई थी कि वो जल्दी से सारा काम करके गंगा नदी के पास जाने लगी। पर वो वहां तक पहुंचती तब तक किसी ने उसे कुछ सुंघाया और वो बेहोश हो गई। वही मुंबई में आराध्या अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था। तब उसके फ़ोन पर मैसेज आया। वो मैसेज पढ़कर आराध्या ने एक तिरछी हल्की मुस्कान देकर बोला, अब मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मुझे डाइवर्स मांगोगी तो तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छीनने को हो गया। पर वो नहीं जानता था वो जिससे सब कुछ छीनना चाहता है। यहाँ दूसरी ओर हरिद्वार में वृंदा शाम को घर नहीं लौटी तो उसकी चाची गुस्सा करते हुए घर में चक्कर लगा रही थी, क्योंकि ये खाना बनाने का समय था और वृंदा अभी तक नहीं आई थी। उसकी चाची बोली, ये लड़की एक बार घर आ जाए मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगी। वो गुस्से में बोले जा रही थी। उनकी बेटी पिया जो घर में सोफे पर बैठी थी, वो बोली, माँ आ जाएगी। वैसे भी उसमें हिम्मत नहीं है कि वो कहीं भाग जाए। वो जहाँ भी जाएगी दोबारा उसे उस अपने खरीदार के पास जाना होगा। पता नहीं उसने उसमें क्या देखा कि उसने हमें 50 लाख रुपए दिए। वो उसे कहीं से भी खोज लाएगा। वैसे भी हरिद्वार मका रच्छास वही है। बाकी जो बोलो, वो उस गवार की इतना चाहता है कि वो 10 लोगों की उसके लिए मार चुका है। वो भी वृंदा के सामने। बेचारी ने 16 साल की उम्र से शायद खुद की भी आवाज़ नहीं सुनी होंगी। उसकी औकात नहीं है कि वो यहाँ से चली जाए। पिया की बात सुन उसकी माँ बोली, सही है। वैसे भी बचपन से उसे एक कुत्ते की तरह पाला है कि वो कहीं नहीं जाएगी। वो दोनों बात कर रहे थे। यहाँ वृंदा को मुंबई लाया गया। उसे एक खाली कोठरी में रखा गया। उसे किसी और ने नहीं, आराध्या किडनैप करवाया था। आराध्या ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो उसे डरा सके। वृंदा की आंखें खुली तो वहाँ उसके सिवा और कोई नहीं था। वो डर गई। वो उस जगह से नहीं, बल्कि उसे लगा उस राक्षस ने उसे यहाँ रखा है। वृंदा पर वैसे भी उसके नाम की मोहर वृंदा पर लग चुका है। बस बाकी है तो अपना शरीर उसे देना।
जो वो नहीं करना चाहती थी। वृंदा को नहीं पता था कि टाइम क्या है, वो कहाँ है। बस वो खामोश होकर वहां पर पड़ी थी। सुबह के वक्त वृंदा की आंख खुली जब उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी गई। दरवाजा खुला, कुछ गार्ड कपड़े पहने अंदर आए। वृंदा वैसे भी अनजान लोगों से डरती थी। वो अपने आंख जल्दी से खोलकर एक डिब्बे के पास बैठ गई। उसने अपने पैरों को मोड़ लिया और अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया। वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी। उसे अकेले रहना पसंद था। उन गार्ड के बीच से सूट बूट में आराध्य अंदर आया। उसके लिए वृंदा के सामने एक चेयर लगाई गई। वो वहां बैठ गया। उसने वृंदा का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वृंदा ने खुद को समेटे छुपी हुई थी। आराध्य को लगा कि वो इस जगह से डरी हुई है, पर उन्हें नहीं पता वृंदा को अंधेरों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है। एपिसोड 117। आराध्य वृंदा का वेट कर रहा था कब वो सिर उठाकर उसे देखेगी, पर वृंदा ने अपना सिर ऊंचा नहीं किया। अब आराध्य को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया। वो गार्ड जाकर वृंदा को खड़ा किया और वृंदा को लाकर उसके पैरों के पास बिठा दिया। आराध्य ने अपना हाथ आगे कर वृंदा के जबड़े को पकड़ उसका चेहरा अपने सामने किया। आराध्य वृंदा को देखता रह गया। उसकी काली आंखों में बस डर था, जिससे उसके हाथ पैर ठंडे थे, पर बस आंखों में डर था। आराध्य ने सब कुछ भूलकर अपने चेहरे पर गुस्सा लाकर बोला, बताओ तुम किसके कहने पर मेरे कमरे में आई थी? तुम जैसी 2 टके की लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगी। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सब तुमने शुरू किया है तो खत्म मैं करूंगा। उसने अपने एक गार्ड को इशारा किया और झटके से वृंदा को छोड़ दिया, जिससे वृंदा गिर गई। उस गार्ड ने वृंदा को पकड़ा और वो गाड़ी मंदिर की ओर निकल गई। जैसे ही गाड़ी मंदिर पर पहुंची, वहां एक वैनिटी वेन थी, जिसमें जबरदस्ती वृंदा को ले जाया गया। वो कुछ लड़कियों ने वृंदा को तैयार किया और मंदिर में ले आया गया। वहां पहले से ही आराध्य मौजूद था। वृंदा को बैठाया गया। पंडित फेरों के साथ मंत्र पढ़ना चालू किए। जब फेरों का वक्त हुआ तब वृंदा खड़ी नहीं हो रही थी, पर उसने अपनी गोद में वृंदा को उठाकर फेरे लिए। कुछ देर में शादी खत्म हुई। एक वकील ने आराध्य को फाइल लाकर दी, जिससे आराध्य वो फाइल वृंदा के पास ले जाकर बोला, जल्दी से इसे साइन किया करो। वृंदा ने फाइल लिया, उसे पढ़ना चालू किया। वृंदा ने बस 6 क्लास तक पढ़ाई की थी। उसे थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी आती थी, पर फाइल इंग्लिश में लिखी थी, जिससे वृंदा कुछ भी नहीं पढ़ पाई। वो सोची, जब उसकी पूरी जिंदगी खराब है तो क्यों ये पढ़े, उसके कुछ भी करने से बदलने वाला नहीं है। उसने पेन लिया और साइन के नाम पर अपना नाम हिंदी में लिख दिया। वृंदा ने इस बीच एक बार भी अपना सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। वो किसी भी इंसानों से नहीं मिलना चाहती थी। उसे लगता था हर इंसान बस उसे तड़पाने के लिए ही बना है। आराध्य ने अपना हाथ से वृंदा के हाथों को पकड़कर खींचते हुए अपनी कार में ले गया। दोनों वहां से विला की ओर निकल गए। कुछ देर में विला आ गया। आराध्य ने अपने गले से फूल निकालकर बाहर फेंक दिया और वृंदा को खींचते हुए दरवाजे के पास ले आया। आंचू वहां पर आई। घर के सब लोग दरवाजे के पास आ गए। किसी को ये नहीं पता था कि आराध्य सच में शादी करके आएगा। आंचू ने नौकर को बोला, काका जाइए, चावल का कलश ले आइए। काका जैसे वहां से जाने लगे, आरुष उन्हें रोकते हुए बोला, काका रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इस लड़की से बदला लेना चाहता हूँ। इसकी वजह हमारा सब कुछ बर्बाद होने को आ गया था, पर अब मैंने इसकी जिंदगी बाबर नहीं की तो मेरा नाम आराध्य खुराना नहीं। वो अंदर आया, तन्मेश को फाइल देते हुए बोला,
ये रही मेरी मैरिज सर्टिफिकेट, जाओ मीडिया को अनाउंस कर दो। तन्मेश ने हाँ में सिर हिला दिया। आरुष ने वृंदा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाने लगा। वो वृंदा को कमरे में लाकर बेड पर पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। वृंदा ने बेड की चादर को कसके पकड़ लिया, पर उसने अपना सिर उठाकर एक बार भी आराध्य को नहीं देखा। इनफैक्ट उसने घर के किसी भी सदस्य को नहीं देखा। आराध्य गुस्से में बोला, तुम अपना मुंह नहीं खुलेगी तो ठीक है, मैं जब तक तुम्हारे मुंह से सब कुछ उगलवा नहीं लेता तब तक मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम डरोगी, भीख मांगोगी, पर जब तक तुम सच नहीं बोलती तुम इस घर में कैदी की तरह रहोगी। सबके खाने से लेकर सबका कमरा कपड़े सब तुम्हें साफ करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें अपने बेड पर दोबारा नहीं देखना चाहता। मुझे मेरा बेड की एक एक चीज साफ चाहिए। तुम्हारी जगह वहाँ है, बाहर बालकनी में जाओ यहाँ से। वृंदा ने इस बीच आराध्य को नहीं देखा। वो उठकर बालकनी में चली गई। आराध्य ने बेड का चादर हटाकर फेंक दिया। रात में आरुष खाने गया। राध्या अभी भी बालकनी में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके आंखों में आंसू नहीं थे। शायद उसे कोई भी इमोशन नहीं था, शायद डर के सिवा। आराध्य जब नीचे आया वो सबके साथ टेबल पर बैठ गया। सिद्ध बोला, आराध्य वो खाना खाने नहीं आएगी क्या? सिद्ध की बात सुन आराध्य बोला, उसका खाना कमरे में पहुंचाओ। नौकर ने हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। आराध्य बोला, उस लड़की के लिए ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। वो इस घर की सिर्फ नौकर है और कुछ भी नहीं। सब आराध्य को जानते थे, वो अपने पापा और सबके लिए कितना पॉजिटिव था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। नौकर ने वृंदा के पास खाना रख बोला, मालकिन सर ने आपके लिए खाना भिजवाया है। पर वृंदा ने एक बार भी नहीं देखा। वो चुपचाप आसमान को देख रही थी। नौकर खाना रखकर वहां से चला गया। नीचे सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। आराध्य जब कमरे में पहुंचा तब अनायास ही उसके कदम बालकनी की ओर चले गए। उसने बालकनी में देखा तो वृंदा आसमान में देख रही थी और खाना वैसे का वैसे पड़ा था। आराध्य बोला, कल सुबह काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मैं तुम्हारे ऊपर फिजूल खर्च नहीं करूंगा, तो अच्छा होगा कि तुम इस खाने को खा लो। वृंदा ने अपना सिर नीचे कर लिया, पर उसने खाने को एक बार भी नहीं देखा। वो बस सबसे दूर रहना चाहती थी कि उसके आसपास कोई ना हो। जब आराध्य वहां से चला गया तब जाकर वृंदा को सुकून मिला। आराध्य कमरे में आकर लेट गया। वो जानता था बाहर कितनी ठंड है। उसने एक बार को सोचा कि वो वृंदा को अंदर सुला दे, पर वो रुक गया और वो काफी गुस्सा था। रात गहराती गई। लगभग 2 घंटे बाद आराध्य सोया। वो वृंदा को बालकनी में सोने से परेशान था। अगली सुबह 4 बजे सब सो रहे थे। वृंदा उठी और कमरे में आई। उसने आराध्य को नहीं देखा। वो अलमारी खोली तो उसके आवाज से आराध्य की नींद खुल गई। उसने इस वक्त वृंदा को जागा हुआ देखा तो उसे शक हुआ, पर वो अपनी आंखें बंद कर उसे देख रहा था। वृंदा ने अपने लिए कपड़े देखने चाहे, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसने अलमारी बंद कर दी। वो बाथरूम में जाकर नहाकर वही लहंगा फिर पहन ली और बाहर आकर शीशे के पास खड़ी हुई। उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो नीचे गई। उसके पीछे आराध्य भी गया। वृंदा ने मुश्किल से किचन खोजा और सामान खोजकर खाना बनाने लगी। आराध्य उसे देख रहा था, पर वो हैरान था। वो फिर अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह 8 बजे आराध्य अपने कमरे में तैयार हुआ, पर उसे वृंदा कहीं नहीं दिखी। उसने बालकनी में देखा तो उसे वो वहां भी नहीं दिखी। जब वो नीचे आया तो सब बड़े ध्यान से पूरे हॉल को देख रहे थे। पूरा फौज एकदम चमचमा रहा था। सब ऋषि बोला, किसी भूत ने तो ये सब साफ नहीं किया।
आराध्या को हैरानी नहीं हुई। सब आकर टेबल पर बैठ गए। नौकर बोला, सर खाना तो पहले से ही बना हुआ था। विशेष बोला, ये हो क्या रहा है, सारे काम पहले से ही हो चुके हैं। सब ने खाना खाया तो खाने का स्वाद अलग ही था। सब बोले, वाओ, किसके हाथों में जादू है, इतना अच्छा खाना किसने बनाया। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ऋषि को कुछ याद आया और वो बोला, कहीं भाभी ने तो नहीं। ये सब सुन सब आराध्या को देख रहे थे, पर आरुष ने अपना खाना खाया और कुछ नहीं बोला। वो तन्मेश की ओर देख बोला, अब सब कुछ ठीक है। तन्मश बोला, अब ठीक है, तुम ऑफिस जा सकते हो। धीरे धीरे सब ऑफिस के लिए निकल गए। जब आराध्या ऑफिस गया तब सब उसे मुबारकबाद बोल रहे थे, क्योंकि उसकी शादी की ओर ऑफिस में फिर वेलकम करे। सब धीरे धीरे जब निकल गए तब वृंदा बाहर आई और सबके कमरे साफ करने लगी। वो जल्दी से सब साफ कर अकेली रहना चाहती थी। 2 घंटे में उसने सब साफ कर दिया। रात को सब घर आए तब सब अपना कमरा देख हैरान थे, क्योंकि उनके कपड़े साफ थे। पूरा कमरा, पर्दे, सब कुछ नया लग रहा था। फ्रेश होकर सब खाने पर आ गए। सब भूल गए थे कि इस घर में एक और इंसान है, पर आराध्या को ये याद था। उसने जो कुछ वृंदा से कहा था वो सब वो कर रही थी, पर किसी के सामने नहीं आ रही थी। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। आराध्या अपने कमरे में आया और लैपटॉप चालू कर उसमें वृंदा ने क्या क्या किया वो सब दिखा। आराध्या ने लैपटॉप बंद किया और एक कॉल कर बोला, कुछ कपड़े साड़ियाँ लेते आओ। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। अगली सुबह 4 बजे आराध्या के कमरे में वृंदा ने कुछ साड़ियाँ देखी तो जल्दी से उसे नहाकर पहन लिया और शीशे के पास आकर उसने देखा वहाँ पर सब कुछ था जो एक लड़की के श्रृंगार के लिए होना चाहिए, पर उसने बस सिंदूर लगाकर और माथे पर बिंदी लगा लिया और अपना काम करने चली गई। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। इस बीच वृंदा किसी की नज़र में आए बिना सारा काम कर देती। रोज सभी का कमरा साफ करना, सबके कपड़े, खाना सब कर देती। आराध्या उसकी हर चीज नोटिस करता, पर उसे एक बात पता चली थी कि वृंदा कभी खुद से भी बात नहीं करती और वो कुछ खाती भी नहीं थी। अगर उसे कभी भूख लगती तो वो बस पानी पीती या एक या आधी रोटी सूखी खाती। आराध्या वृंदा के बारे में कुछ नहीं जानता था। आज रात जोर की बारिश हो रही थी। रात के वक्त सभी अपने कमरे में थे। आराध्या बारिश को देख रहा था। रात के 12 बजे सब सो रहे थे। आरुष को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में गया और गरजती हुई बिजली आंधियों को महसूस कर सकता था। ऐसा ही एक दिन था जब उसकी पूरी फैमिली इस दुनिया से गई थी। वो बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था जब उसे गार्डन में वृंदा दिखाई दी, जो एक कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके माथे से सिंदूर पानी बनकर बह रही थी। वृंदा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। आराध्या मन में बोला, ये सच में मरना चाहती है क्या? वो जल्दी से एक छाता लेकर नीचे गया और वृंदा के पास जाकर खड़ा हुआ। अब तक वृंदा के ऊपर जो बारिश हो रही थी, पर अब नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली तो सामने आराध्या को देख उसने अपनी साड़ी की छोर कसके पकड़ ली। आराध्या बोला, तुम क्या करना चाह रही हो? चुपचाप अंदर चलो। वृंदा बिना कोई सवाल किए खड़ी हुई और अंदर जाने लगी। आराध्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। आराध्या ने जब देखा कि वृंदा एक कोठरी की ओर जा रही है तो वो बोला, मेरे कमरे में चलो। एपिसोड 118। वृंदा बिना कोई सवाल के आराध्या के कमरे की ओर चल दी। आराध्या भी उसके पीछे गया। दोनों कमरे में पहुंच गए। आराध्या अपने कोल्ड लहजे में बोला, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। वृंदा ने अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। आराध्या नीचे गया
और तेल गर्म करके और गर्म दूध लेकर कमरे में आया। आराध्या को खाना बनाना आता था, क्योंकि बचपन में वो राध्या के साथ किचन में अक्सर हेल्प करता था। इसी से वो काफ़ी कुछ बना लेता था। कई गुणों में उसने राध्या से सीखा और कई गुण उसने आरुष से सीखा था। आराध्या जब कमरे आया तो एक पल को तो उसकी सांसें थम गई थी। वृंदा काली पतली साड़ी में काफ़ी हॉट लग रही थी। वृंदा शीशे के सामने बैठी कहीं खोई हुई थी। उसके बालों से पानी गिर रहा था। जैसे ही वृंदा की नज़र आराध्या पर गई, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो कहीं गायब हो जाना चाहती थी। वो अपने आसपास किसी की नहीं देखना चाहती थी। जैसे जैसे आरुष उसके पास आ रहा था, जिस टेबल पर वो बैठी थी, उसके हाथ कसते जा रहे थे। आराध्या अब वृंदा के पास खड़ा था, पर वृंदा ने अपना सिर ऊपर नहीं किया। आराध्या ने वृंदा के सामने दूध रख बोला, इसे खत्म करो। फिर वो तेल को साइड में रख कर टॉवल लेकर वृंदा के बालों को सुखाने लगा। वृंदा बस खामोश होकर अपना सिर नीचे कर बैठी थी, पर वो काफ़ी असमंजस में थी। तभी लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार करते हुए उसके बारे में नहीं सोच था, पर आराध्या तो उसे नफरत करता था। फिर वो उसके बाल क्यों सूखा रहा है, वो यही सोच रही थी। पर यहाँ आराध्या किसी और सोच में था, क्योंकि वृंदा के शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे उसे किसी ने मारा है। कुछ निशान हरे थे तो कुछ निशान लाल, कुछ जले हुए थे, जैसे काफी सालों से वो मार खा रही है। उसके निशान देखकर आराध्या के रोंगटे खड़े हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे अपने ही किए पर पछतावा था। जो लड़की खुद इतने दुख दर्द में थी, वो उसे और टॉर्चर कर रहा है। आराध्या ने अपनी आंखें खोलकर ध्यान से वृंदा को देखा, जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसने टेबल की छोर को कसके पकड़ा था। शायद वो काफी डरी हुई थी। वो पिछले कई हफ्तों से वृंदा को नोटिस कर रहा है। हर वक्त चुप रहती, कभी शायद वो खुद से भी ना बोलती। चेहरा की सुंदरता तो थी, पर शरीर पर हॉन्टर से पीटे जाने के निशान थे, जैसे वो काफी सालों से मार खा रही है। पर आराध्या को ध्यान था कि उसकी वजह से ही उसका सब कुछ खोने की कगार पर था। पर अब उसे वृंदा को देख शक हो रहा था। ऐसी लड़की खुद से उसके कमरे में नहीं आएगी, क्योंकि वृंदा को हर इंसान से डर लगता है। वो कभी उसकी फैमिली के सामने आने की भी कोशिश नहीं करती। आराध्या इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था। आराध्या ने जब वृंदा के बालों को सुखा दिया, तब उसने देखा कि वृंदा ने दूध को अभी तक नहीं पिया है। उसने फिर अपने कोल्ड लहजे में बोला, मैं क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? इस दूध को अभी खत्म करो। उसकी बात सुन वृंदा ने दूध ले लिया था। शायद इतने सालों में उसने बासी रोटी और पानी के कुछ अलग खाया था, वरना उसे बस आधी या सूखी रोटी मिलती। इस वजह से बस पानी और रोटियों पर जिंदा थी। आज कितने सालों बाद वो कुछ अलग पी रही है। वृंदा वैसे भी इमोशनल लेस हो गई थी। वृंदा ने धीरे धीरे दूध पी रही थी। आराध्या ने जिस तेल को ठंडा होने के लिए रखा था, अब वो वृंदा के पैरों के पास बैठ गया। जैसे उसने वृंदा के पैरों को अपने हाथों से छुआ, वृंदा ने अपने पैरों को पीछे ले लिया। आराध्या ने बिना वृंदा को देखे बोला, चुपचाप जो मैं कर रहा हूँ वो करने दो। इस वृंदा ने कुछ नहीं कहा। आराध्या ने वृंदा के पैरों को आगे किया और ध्यान से उसके पैरों को देखने लगा। वृंदा के पैर काफी सुंदर थे, पर उसमें भी निशान थे। वृंदा के पैरों की एड़ियों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्म कोयले पर चली हो। वृंदा के एक पैर में पायल था और दूसरा पैर खाली था। वृंदा के जख्म हरे थे। शायद उस जख्म को किसी ने ठीक ही नहीं होने दिया। आराध्या हैरान था, इतनी चोट होने के बावजूद ये चल कैसे लेती हैं। उन एड़ियों से पानी और मेवाद निकल रहा था, पर फिर भी वो इतना काम अकेली करती है।
जैसे उसे किसी इंसान की तरह बड़ा नहीं किया गया। आराध्या ने जैसे वो सब देखा, उसे अपने अंदर इतना दर्द हुआ कि वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब उसने उस तेल को साइड में रखा और जैसे वो वृंदा को बेड पर आने को बोलता, उसे याद आया उसके पैरों की हालत। उसने उस तेल को साइड में रखा और वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया। आराध्या की इस हरकत पर वृंदा इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पर वृंदा ने आराध्या को नहीं पकड़ा। उसे लगा कि आराध्या उसे छोड़ देगा। वो आराध्या को कसके पकड़ना चाहती थी, बोलना चाहती थी कि वो उसे नीचे ना गिराए, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसके डर ने सब कुछ रोक दिया। वृंदा तब थोड़ी शांत हुई जब उसे एहसास हुआ कि आराध्या ने उसे बेड पर बिठा दिया और उसके पीछे तकिए का सहारा दिया। बेड पर बिठाने की वजह से वृंदा और डर गई। उसे कल इस चादर को साफ करना है, क्योंकि आराध्या ने उसे मना किया था उसकी चीजों को छूने से। आराध्या खड़ा हुआ और जाकर फ्रेटेड बॉक्स लेकर आया। वृंदा के पैर के पास बैठकर वो रुई से उन बह रहे मेवादों को और पानी को साफ कर रहा था। आराध्या को पता था कि इन घाव को छूने से भी कितना दर्द होता है, पर वृंदा के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। अब आराध्या को वृंदा को लेकर डरने लगा था। जब तक वृंदा के सारे दर्द बाहर नहीं निकलते तब तक उसे कुछ भी फील नहीं होगा। आराध्या को अब उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जिसने इस जीती जागती लड़की को एक रोबोट बना दिया है। आराध्या ने दवाई वृंदा के पैरों में लगा दी और बोला, सो जाओ। उसने वृंदा के पीछे से तकिया निकालकर उसे अच्छे से सुला दिया। जैसे आराध्या वृंदा के बाजू में सोने के लिए आगे बढ़ा, वृंदा ने बंद आंखों से कसके चादर पकड़ लिया। आराध्या वृंदा के हर मोमेंट को देख रहा था। उसे नहीं पता था वृंदा क्यों ऐसा कर रही है, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो जैसे वृंदा के बाजू लेटा, वृंदा ने अपनी आंखें खोली। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। उसे लोगों की अपने आसपास देखना पसंद नहीं था। वो बेड के किनारे खिसकने को हुई। वैसे ही आराध्या ने वृंदा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया और बोला, तुम्हें बेड से गिरना है क्या? शांति से सो जाओ। वृंदा के सर पर पसीना था, इतनी ठंड में भी। आराध्या ने वृंदा के साड़ी का पल्लू पकड़कर उसके पसीने को पोंछने लगा। आराध्या ने वृंदा के पेट पर हाथ रखा था। वृंदा को ये बहुत घिनौना लगा। वो उसका हाथ हटाना चाहती थी, पर उसके डर ने उसे फिर रोक दिया। आराध्या जानता था कि वृंदा की ये पसंद नहीं था, पर वो चाहता था वृंदा खुद ये कहे कि उसे ये हाथ हटाना चाहिए। वृंदा उस वक्त खामोश थी। उसने सोचा वो रात को वो काली कोठरी में जाकर सो जाएगी, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी इतने आराम से सोने की। आराध्या ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, वो बोला, यहाँ से हिलना भी मत समझी। वृंदा हैरान थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही जाग रहे थे। काफी देर बाद दोनों को नींद आ गई। वही हरिद्वार में वृंदा की चाची और उनकी बेटी उसके चाचा सब परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से वृंदा घर नहीं आई थी। उन तीनों के सामने एक आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो काफी गुस्से में था। वो खड़ा होकर वृंदा की चाची के पास आया और बोला, किसने कहा था कि उसे पार्टी में ले जाने को? ये सुन वो लड़की घबरा गई। वो आदमी फिर बोला, मैं ये जानता हूँ कि वो अपनी मर्जी से कभी भी इंसानों के बीच नहीं जाएगी। सब डरे हुए थे। सबके मन में था, अगर वृंदा यहाँ थी तो आज वो सभी उसकी खाल उधेड़ देते, पर किस्मत से वो यहाँ नहीं थी। वो आदमी अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, अगर वो मुझे अगले 3 दिनों में नहीं मिली तो याद रखना, और ये भी कि अगर किसी आदमी ने उसे छुआ भी तो वृंदा को और तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके जिस्म का हर हिस्सा मेरे लिए बना है। इतना बोल वो आदमी वहां से निकल गया।
उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि वृंदा को हर जगह खोजे, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि जिस जगह वृंदा है उस जगह उसका पैसा पौवा और परछाई भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उस आदमी की पहुंच सिर्फ हरिद्वार तक थी और जिसके पास वृंदा थी उसकी पहुंच आज से बहुत साल पहले ही एशिया में थी। वो आदमी घर आकर अपनी सफ़ेद लुंगी पहना और अपने कमरे में चारों तरफ देखने लगा और बोला, तुम चाहे जिस जगह हो वापस तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। अब वक्त था मेरी खरीदी हुई चीज का सही इस्तेमाल करने का, पर तुम कहाँ हो? आदमी डराते हुए वृंदा की फोटो के सामने देखकर बोल रहा था। उसने एक शराब की बोतल ली और उसे पूरा पी गया। वो सीधा आकर बेड पर गिरा। उसने एक तकिया लिया और उसे वृंदा समझकर सहला रहा था। फिर अचानक ही उस तकिए को दबोचकर फाड़ दिया और बोला, ठीक इस तरह तुम्हारे साथ करूंगा। तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने की सजा मिलेगी। अगली सुबह 4 बजे वृंदा की आंख खुली। वो जैसे उठने को हुई तो आराध्या ने उसे खींचकर सुला दिया। उसने अपनी बंद आंखों से कहा, चुपचाप शांति से सो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वृंदा ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वो लेट गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी। देखते ही देखते सुबह के 7 बज गए। आराध्या की नींद खुली तो उसकी नज़र वृंदा पर गई, जो सो तो नहीं रही थी, पर उसे वो उजाला अच्छा नहीं लगा। इस वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब दरवाजे की खट-खट की आवाज़ से आराध्या ने दरवाजा खोला, एक नौकर हाथ में बॉक्स लेकर खड़ा था। आराध्या ने उस बॉक्स को लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने वृंदा की ओर देख बोला, अपनी आंखें खोलो। वृंदा ने अपनी आंखें खोली। आराध्या ने बॉक्स को टेबल पर रखकर वृंदा के पास गया और अपनी गोद में उठा लिया और लाकर टेबल पर बिठा दिया। इस बीच वृंदा का हाल फिर खराब हुआ। उसे डर लग रहा था। आराध्या उसे सोफे पर बिठाकर उस बॉक्स को ओपन कर उसमें से कई सारे लड़की की प्रोडक्ट थे। आरुष ने सबसे पहले एक शावर जेल निकालकर वृंदा को देते हुए बोला, तुम आज से इससे ही नहाना, तुम्हारे शरीर के चोट के निशान ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे उसने सभी सामान को बाहर निकालकर वृंदा को उसके फायदे बता दिया। वृंदा काफी ध्यान से आराध्या की बात सुन रही थी, पर वो आराध्या की ओर एक बार भी नहीं देखी। सारे सामान को दिखाने के बाद आराध्या टेबल पर वृंदा के सामने बैठ गया, जिससे वृंदा ने सोफे को कसके पकड़ लिया। आराध्या बोला, इस तरह सबसे डरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सबका सामना करना होगा। तुम काफी डेरेग हो। मुझे बताओ कि ये सब चोट के निशान किसने दिए तुम्हें और किसने तुम्हें हंटर से मारा। ये सुन जैसे वृंदा के जख्म हरे हो गए थे। उसे वो सब फिर याद आया, कैसे उसके ऊपर ठंडे पानी को डालकर तब तक उसे मारा जाता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। वो जब से 6 साल की है तब से मार खा रही है। 8 साल की उम्र से उसने कभी खुद की आवाज़ भी नहीं सुनी। 16 साल की उम्र में ही उसे किसी ने खरीद लिया। पहले तो वो चिल्लाती रोती, पर अब वो बोल भी नहीं पाती, या वो बोलना ही नहीं चाहती। आराध्या के बोलने से वृंदा के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो भाग जाना चाहती थी कहीं। आराध्या ने जब उसे डरता देखा तो वृंदा का हाथ पकड़कर बोला, क्यों डरती हो? जब से मैंने तुमसे शादी की है मैंने देखा है तुम काजल भी नहीं लगाती, और जो मेरे नाम का है उसे तुम कभी छूटने नहीं देती। ये सिंदूर और मंगल सूत्र बिंदी ये सब मेरे नाम का है, और जो तुम्हें पसंद है तुम वो सब क्यों नहीं करती? एक काम करो, जब तुम मेरे नाम के साथ साथ अपने लिए भी जीना सीख जाओ उस दिन ये सब करना निकाल दो इसे। इतना बोल जैसे आराध्या ने वृंदा का मंगल सूत्र पकड़ने गया। वृंदा ने मंगल सूत्र को कसकर पकड़ लिया। ये देख आराध्या ने अपना हाथ पीछे लिया और बोला, तुम बेवकूफ़ नहीं हो?
जैसे तुम मुझे ये छूने से रोक सकती हो, तो तुम काफी कुछ कर सकती हो। चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। ये सुन वृंदा जम गई। वो मना करना चाहती थी, पर वो कैसे कहे। उसे खुद को नहीं पता था कि वो बोल सकती है या नहीं। एपिसोड 119। वृंदा आराध्या की बात सुन जम गई। वो कैसे उसे नहला सकता है। वृंदा ने अपना सिर झुकाए ही ना मैं सर हिला दिया। आराध्या को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी, पर उसने खुद को नॉर्मल रखा और बोला तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इतना बोल उसने वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया। वृंदा शोक में थी। वो आराध्या को पकड़ना चाहती थी, पर उसे डर लग रहा था। आराध्या उसकी बातें जैसे समझ गया हो। वो बोला तुम मुझे पकड़ सकती हो, मैं नहीं गिराऊंगा तुम्हें। उसकी बात सुन वृंदा ने अपने दोनों हाथ जल्दी से आराध्या के गले में डालकर अपनी गर्दन आराध्या के गले में छिपाकर आंखें बंद कर ली। आराध्या वृंदा की हरकत देख उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका यूं घबराना डरना, कोई इतना मासूम भी हो सकता है। वो यही सोच रहा था। वो ले जाकर वृंदा को वॉश बेसन के टब पर बैठाकर बोला, तुम रुको, मैं अभी टैब में पानी भर देता हूँ। उसने ठंडा गर्म पानी चालू कर टैब भर दिया और शॉवर जेल निकालकर कुछ बूंदे उसमें डाल दिया, जिससे उस पानी में बुलबुले बन गए। वृंदा ने अपना सिर नीच किया था, पर वो अपना सिर झुकाए सब देख रही थी। उसने जब इतने सारे बुलबुले देखे, वो भी पिंक बुलबुले, तो उसे जल्दी से उसमें जाना था। वो इंतजार कर रही थी कब उसे आराध्य उसमें ले जाएगा, पर उसका चेहरा अभी भी शांत था। कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त खुश है। आराध्य ने एक ब्लैक कपड़ा अपनी आंखें बंद कर वृंदा के पास आया। आराध्य को ऐसा करता देख वृंदा आराध्य को अपना सिर उठाकर देखी। उसने शायद पहली बार आराध्य को देखा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक आराध्य को नहीं देख पाई। उसने फौरन अपना सिर नीच कर लिया। आराध्य ने वृंदा के पास आकर बोला, चलो तुम्हारे नहाने का टाइम हो गया है। इतना बोला उसने वृंदा की साड़ी का पल्लू नीचे कर दिया। एक पल को तो वृंदा डर गई, पर जैसे उसने आराध्य के आंखों पर पट्टी देखी वो शांत हो गई। आराध्य ने अपने हाथ पीछे किए और वृंदा का हुक खोल दिया और उसके ब्लाउज को उतारकर एक सफेद टॉवल को वृंदा की ओर बढ़ाते हुए बोला, मेरा साथ देना, अगर मेरा हाथ गलती से किसी अच्छी और सॉफ्ट चीज पर टच हो तो मुझे मत ब्लेम करना। आराध्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। वृंदा ने टॉवल को पकड़कर खुद पर लपटेते हुए आराध्य का साथ देने लगी। जल्दी ही आराध्य ने वृंदा को टॉवल पहना दिया और उसने सारी साड़ी निकालकर वृद्ध को ले जाकर टैब में बैठा दिया। अब उन बुलबुलों ने वृंदा को कवर कर दिया। आराध्य ने अपनी आंखों से पट्टी निकाल दी और बोला, तुम नहा लो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। इतना बोल वो बाहर चला गया। आराध्य के जाने के बाद वृंदा ने उन बुलबुलों को हाथ में लेकर फूंक मारने लगी। थोड़ी देर तो वो खुश थी, फिर उसकी खुशी उदासी में बदल गई। वृंदा चाहकर भी खुश नहीं हो सकती थी। उसे पता था एक दिन वो आदमी उसे लेने आ जाएगा, फिर ये खुशी उसके पास नहीं रहेंगी। वही आराध्य ने बाहर आकर वृंदा के लिए कपड़े निकाले और बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। काफी देर बाद वो बाथरूम में आया और वृद्ध को देखा, जो अपनी आंखें बंद कर टैब पर अपना सिर टिकाए बैठी थी। आराध्य भी वृंदा की तकलीफ समझ रहा था। वो जल्दी से वृंदा के पास गया और बोला, बस चलो अब इतना बोल वो वृंदा को बाहर निकाला और शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर चालू किया। वृंदा बस खड़ी थी, उसकी बॉडी जैसे सुन पड़ गई थी। वो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। पहली बार उसे इतनी केयर मिली थी, वरना उसे तो अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता। इतने सालों बाद उसने खुद से बात की होगी। वो अपने मन में बोली, क्या हमें ये छोड़ देंगे? हमें नहीं जाना उस आदमी के पास, हमें इनके साथ रहना है।
ये दूसरों की तरह हमें नहीं मारते, बस गुस्सा करते हैं। हमारे ऊपर ठंडा पानी नहीं डालते, ना हमें ठंड में छत पर अकेला छोड़ते हैं। हम नहीं जाना चाहते, पर क्या ये दिखावा कर रहे हैं? दिखावा ही सही, पर हमें नहीं जाना कहीं। हम यही रहेंगे, यहाँ किसी कोठरी में रह लेंगे, सारा काम भी कर लेंगे, पर हम इनसे कहेंगे हमें वहाँ नहीं जाना। पर वो 50 लाख उसे हम कैसे चुकाएंगे? वो बोली हम यहाँ काम करके कुछ पैसे लेंगे और उसे जमा कर 50 लाख वहाँ पहुँचा देंगे। पर हम इनसे कैसे बात करें, क्या हम बोल सकते हैं? वो अपने ख्यालों में गुम थी। जब आराध्या ने शॉवर बंद किया और बोला कहाँ खो गई? चलो, आराध्या ने अपनी आंखों पर फिर पट्टी बांधी और वृद्ध के शरीर से टॉवल निकालकर बाथरोब पहना दिया और पट्टी हटाकर वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया। इस बार वृंदा ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों बाहर आए और आराध्या ने अपनी एक टी शर्ट को वृंदा को पहना दिया। वृंदा खुद को देख रही थी, उसे कितना अजीब लग रहा है। वो टी शर्ट इतनी लंबी थी कि वो वृंदा के थाई तक ढक रहे थे। आराध्या ने वृंदा को जैसे उठाने गया, वृंदा ने कसकर बेड को पकड़ लिया। उसकी हरकत में ना था। आराध्या बोला क्या प्रॉब्लम है? वृंदा ने अपना सिर झुकाए मिरर के पास पड़े सिंदूर पर इशारा किया। आराध्या गया, सिंदूर लाकर वृंदा को लगा दिया। फिर वो जैसे उठाने गया, वृंदा ने बेड को फिर से पकड़ लिया। आराध्या थोड़ा सख्त होते हुए बोला अब क्या हुआ? उसका गुस्सा देख वृंदा डर गई, पर जल्दी ही आराध्या को समझ आया उसने उससे रुडली बात की, इसलिए वो नरमी में बोला क्या हुआ? तब वृंदा ने अपने पैर की ओर इशारा किया कि उसे पैंट पहनी है। आराध्या मुस्करा दिया। उसने अपना हाथ वृद्ध की थाई पर रख सिलेक्टिव होते हुए अपने हाथों को वृंदा की थाई पर फिराते हुए बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आजकल हर कोई पहनता है, और तुम तो पूरी की पूरी लेग पीस हो। अगर तुम एक मुर्गी होती तो मैं तुम्हें खा जाता। वृंदा ने अपनी आंखें बंद रखी थी, उसकी सांसें बढ़ रही थी, पर जैसे उसने मुर्गी खाना सुना तो अपनी एक नज़र उठाकर आराध्या को देखा जो उसे खाने की बात कर मुस्करा रहा था। वृंदा ने सोचा क्या मैं इनका हाथ हटा दूं? अगर मैंने ऐसा किया तो ये गुस्सा होकर हमें मारे तो? नहीं, हमें मार नहीं खाना, पर अगर इन्होंने हमें सच में मुर्गी बनाकर खा लिया तो? वो सिर झुकाकर सोच रही थी। आराध्या ने फिर से वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया और बोला तुम्हारे पास बहुत समय है, बाद में सोचना, अभी चलो खाना खाते हैं। वो वृंदा को लेकर नीचे जा रहा था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उनमें से सबसे पहले ऋषि की नज़र की आराध्या और वृंदा पर गई। सब खाने में लगे हुए थे। उसके बाजू में बैठा विशेष जो मस्त होकर खा रहा था। ऋषि उसे अपने हाथ से हिला रहा था, पर विशेष अपने में था। ऋषि ने जल्दी उसकी कमर पर चुटकी काट लिया जिससे विशेष चिल्ला दिया। सब दोनों को देखने लगे। विशेष गुस्से में ऋषि को घूरने लगा। ऋषि जल्दी से बोला मुझे नहीं, उधर देखो। सबने जब देखा तो आराध्या वृंदा को लेकर आ रहा था। अंशु बोली अभी कुछ दिन पहले ये बदले की बात कर रहा था और आज उसे ही गोद में लेकर आ रहा है। अंश बोला इसे तो लड़कियां भी नहीं पसंद, फिर ये इसे गोद में लेकर आ रहा है। वो सब देख रहे थे जब आराध्या ने वृंदा को लाकर चेयर पर बैठा दिया और सामने वाली चेयर पर वो बैठने गया, पर वृंदा ने उसे नहीं छोड़ा। उसने आराध्या के पेट में अपना सिर छुपाया था। वृंदा इतने सारे लोगों को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो आराध्या नहीं छोड़ रही थी। आराध्या बोला वृंदा डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब अच्छे हैं, चलो खाना खा लो। वृंदा ने अपना सिर ना में हिला दिया। सब वृंदा को इस तरह देख असमंजस में थे, क्योंकि वृंदा की हरकत सबको बच्चों की तरह लग रही थी। अंशु अपनी चेयर से उठकर वृंदा के पास जाकर बोली, हिलो, अपना नाम नहीं बताओगी?
पर वृंदा अभी भी वैसे ही थी। वो आराध्या को छोड़ने को तैयार नहीं थी। आंशु फिर बोली, अच्छा मैं कौन हूँ आप जानती हो? मैं आपकी ननंद हूँ, और आज आप मुझे पहली बार मिल रही हो तो मुझे नेक नहीं दोगी? अब वृंदा ने आराध्या को छोड़कर ऊपर आराध्या की ओर देखा। उसके पास तो कुछ भी नहीं है देने को। आंशु बोली, अच्छा तो एक काम करो, मेरी दोस्त बन जाओ, उसके बाद हम शॉपिंग पर और बहुत जगह जाकर घूमेंगे। आंशु ने अपना हाथ बढ़ाया। वृंदा ने कुछ देर अपना सिर नीचे झुकाए थी। उसके बाद उसने अपने कैप्टे हाथों को आंशु की ओर बढ़ा दिया। आंशु खुश होकर वृंदा से हाथ मिलाए। आंशु ने एक चम्मच खीर लिया और वृद्ध की ओर बढ़ाकर बोली, ये खीर हमारी दोस्ती के नाम। वृंदा ने भी अपना मुंह खोल दिया, उसने वो खीर खा लिया। वृंदा ने भी खीर का चम्मच आंशु की ओर बढ़ा दिया। आंशु ने भी खीर खा लिया। आंशु नीचे बैठी थी। उसकी नज़र जब वृंदा के पैरों पर गई तो एक बार को वो सहम गई। वो बोली, आपको तो कितने छाले पड़े, इस हालत में आपको चलने में कितना दर्द होगा? आंशु कुछ सोचकर बोली, एक मिनट रुको। वो वहां से जल्दी से अपने कमरे से एक मुलायम रेशमी जूती लेकर आई और उसे वृंदा के पैर में पहनाकर बोली, इससे आपके छलों में और पैरों में दर्द नहीं होगा। सब वृंदा को देख रहे थे, पर वृंदा ने किसी को नहीं देखा। आराध्या खाना खुद खा रहा था और बीच बीच में वृंदा को खिला रहा था। वृंदा ने खाने पर नजर दौड़ा दी। सब कुछ कितना अच्छा है, पर आज पहली बार उसने रोटी के सिवा इतना सारा खाना खा रही थी। आराध्या खाते हुए बोला, तन्मेश तुम्हें याद है न, आज तुम्हें मीटिंग के लिए राजस्थान जाना है? तन्मेश ने हाँ में सिर हिला दिया। सब ने खाना खाया। वृंदा बस जल्दी से सबसे दूर रहना चाहती थी। उसकी सांस काफी तेज थी क्योंकि वो काफी घबराई हुई थी। आराध्या ने वृंदा को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में बेड पर बैठा दिया और बोला, कहीं मत जाना, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। इतना बोल वो बाहर चला गया। सब नीचे उसका वेट कर रहे थे, पर तन्मेश खाना खाकर निकल गया। उसे राजस्थान जाना था। जैसे आराध्या नीचे आया, सब उसे देख बोलने लगे, अंश वो ऐसी क्यों है? विशेष इसी बच्चों वाली हरकत क्यों है? सीधा और क्या वो गूंगी है? रीत सबको देख इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही थी? सब सवालों की झड़ी लगाने लगे। आराध्या सबको शांत कर बोला, वो ऐसी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। उसे इंसानों से डर लगता है। वो बोल सकती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर उसे किसी इंसानों की तरह बड़ा नहीं किया गया और मुझे नहीं पता। इसलिए विशेष तुम आज ही हरिद्वार के लिए निकलो और इस लड़की की हर खबर मुझे दो। और सिद्धर जल्दी से अरमान भाई से बात कर मुझे इसके लिए एक अच्छा डॉक्टर ला कर दो। और इतना बोल वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऋषि अपने कॉलेज के लिए निकल गया। विशेष हरिद्वार के लिए उसके साथ रीत भी गया क्योंकि वो एक खुफिया एजेंट है। वही दोपहर के वक्त तन्मेश एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां पर एक गाड़ी थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। तन्मेश के बारे में जानते हैं, शार्प चेहरा, बिल्कुल शांत, डिसेंट लड़का, बस पढ़ाई और ऑफिस लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखा जाए तो सानवी के सुपुत्र बिल्कुल सानवी पर गया है। बिल्कुल सानवी की तरह आंखों पर चश्मे थे, जिम वाली बॉडी, हमेशा शर्ट और पैंट। आज भी तन्मेश ने वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी हुई थी और वाहे को ऊपर चढ़ाया था। गाड़ी रोड पर रफ्तार में थी क्योंकि रोड खाली थी। अचानक कार एक तेज ब्रेक के साथ रुकी और कुछ टकराने की आवाज आई। ड्राइवर बाहर गया तो एक लड़की उस ड्राइवर से लड़ रही थी। तन्मेश ने जब कार से अपना सिर निकाल कर देखा तो बस उस लड़की के लंबे बाल और खुली कमर दिखी। उसे देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लड़की पूरी राजस्थानी लिबास में थी। हरा सिंपल लहंगा, उस पे लाल दुपट्टा,
और कोई उस लड़की की परफेक्ट फिगर देखता तो पागल हो जाता। पर तन्मेश के साथ ऐसा नहीं था। वो शांत था, लेकिन जब काफी देर हुई तो वो कार से उतरकर बोला, एक्सक्यूज मी मैम। उसके इतना बोलते ही वो लड़की तन्मेश के सामने घूमी। एपिसोड 120। तन्मेश कार से बाहर आकर बोला, एक्सक्यूज मी मैम। वो लड़की गुस्से में तन्मेश की ओर घूमी, पर जैसे उसे लड़की ने तन्मेश को देखा तो बस देखती रह गई। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, जैसे उन दोनों के अलावा वहाँ कोई ना हो। तन्मेश की बातों से उसका ध्यान टूटा। वो बोला, देखिए क्या आप ठीक है? वो लड़की हड़बड़ाते हुए और हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो ड्राइवर उस लड़की से बहस कर रहा था, वो मन में बोला, अभी तक तो मुझसे जंगली जैसे लड़ रही थी, और अब देखो। तन्मेश ने कहा, सॉरी, हमारी गलती है। पर वो लड़की उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, नहीं, इसमें मेरी गलती है। वो मैं काफी तेज थी ना। ड्राइवर उस लड़की को घूरते हुए बोला, सर चलिए। उसके इतने वियर्ड तरीके से घूरने से वो लड़की भी अपनी आंखें उसे दिखाने लगी, और मन में बोली, अगर आज इतना सुंदर लड़का मेरे साथ ना होता तो मैं इसे बताती। ड्राइवर और तन्मेश कार में बैठकर निकल गए, पर वो लड़की तब तक देखती रही जब तक वो कार वहां से ओझल ना हो गई। इस लड़की का नाम है सृष्टि, राजस्थान के बड़े परिवार सृष्टि आहूजा। हाँ, ये रुचि और शिविन की बेटी। इनकी अपनी कंपनी है, पर इन्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अपनी आज़ादी को जीना पसंद है। सृष्टि अपनी स्कूटी लेकर घर आ गई। घर बिल्कुल राजा की तरह था। इस बीच सृष्टि बस तन्मेश के बारे में सोचती रही। जैसे वो घर में गई, शिविन रुचि खाना खा रहे थे। सृष्टि जल्दी से उनके पास जाकर बोली, माँ पापा, हमें शादी करनी है। इतना सुनना ही था कि रुचि खाते हुए रुक गई। वही शिविन जो पानी पी रहा था, उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ गया। रुचि खड़ी हुई और सृष्टि के कान पकड़ बोली, आज कौन सा कारनामा करके आ रही हो जो शादी का भूत सवार है? सृष्टि चिल्लाते हुए बोली, माँ मैं सच बोल रही हूँ, मुझे शादी करनी है। आज मैं एक कार से टकरा गई थी और उसमें से एक हीरो जैसा लड़का बाहर निकला, पर उसने मुझे घास तक नहीं डाली। आखिरी शब्द बोलते हुए सृष्टि उदास थी। रुचि सृष्टि को बैठाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी दी शादी नहीं करती तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। सृष्टि खड़ी होकर बोली, दी कभी शादी नहीं करने वाली है। उनके चक्कर में मुझे कुंवारा नहीं रहना। पहले मुझे उस लड़के के बारे में पता लगाना है। इतना बोल सृष्टि ने रुचि और शिविन के गालों पर किसकर भाग गई। दोनों उसे जाता हुआ देखें और हंसने लगें। शिविन बोला, हर रोज एक नया ड्रामा लाती है और कुछ दिनों में भूल जाती हैं। पर उन्हें क्या पता था, ये प्यार का ड्रामा सृष्टि के ऊपर जो चढ़ा है, वो दिन पर दिन उसे पागल बनाएगा। अब ये तन्मेश के ऊपर है, क्या वो सृष्टि के प्यार को समझेगा? हरिद्वार में विशेष और रीत हरिद्वार में थे। वो दोनों शाम के वक्त गंगा घाट पर खड़े थे। दोनों बाहर से जीतने शैतान थे, अंदर से वो दोनों किसी राक्षस से कम नहीं थे। यहाँ पहुँचते ही रीत ने अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू सब पता लगा लिया था। विशेष बोला, काम हो गया। रीत बोला, उस आदमी के घर 50 लाख भिजवा दो। दोबारा उसकी नज़र वृंदा पर ना जाए, वरना उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। आराध्य को सारी खबर भेज दी है, अब आगे उसे क्या करना है वो फैसला करेगा। हमें निकलना चाहिए, विशेष ने कहा। दोनों वहां से एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वही विला में वृंदा सुबह से अकेली अपने कमरे में थी। ऋषि जो कॉलेज से आया था, उसे जब पूरे विला में कोई नहीं दिखा तो वो वृंदा से मिलने चला गया। जब वो कमरे में गया तो वृंदा बैठी थी। ऋषि कूदते हुए बोला, कैसी हो भाभी?
किसी अनजान की आवाज सुन वृंदा डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि वृंदा के पास बैठकर उसे देख बोला, आप आंखें खोल सकती हो, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। वृंदा ने धीरे से आंखें खोली पर उसने ऋषि की तरफ नहीं देखा। ऋषि बोला, मैं बहुत बोर हो रहा था, सब बाहर गए हुए हैं, तो सोचा आपसे बात कर लूं। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, 1 मिनट रुकिए। वो जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर में वो आ गया। उसने एक बड़ा सा टेडी बियर वृंदा के पास रख बोला, आपको किसी से मिलना नहीं पसंद, ये टेडी भी बिल्कुल आपकी तरह है, कुछ नहीं बोलता, इसलिए आप इसे ले लीजिए, आप इससे दोस्ती कीजिए। वृंदा ने जब इतना बड़ा टेडी देखा तो उसने ले लिया, पर जब उसने दोस्ती की बात सुनी तो अपना सिर झुकाए ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जैसे वो ऋषि से दोस्ती करना चाहती हो। ऋषि ये देख काफी खुश हो गया। उसने जल्दी से वृंदा को गले लगा लिया और बोला, मैं ये से ही दोस्ती करता हूँ। वृंदा तो एक पल डर गई थी, पर अब वो खुश थी, पर उसके चेहरे के भाव नॉर्मल थे। ऋषि वृंदा से बात कर रहा था और वृंदा बस उसकी बात सुन रहा था। काफी देर बाद वो वृंदा से बात कर नीचे गया। जब तब उसे आराध्य आते हुए नजर आया। वो जल्दी से कमरे में जा रहा था। ऋषि ने उसे पकड़कर गोल घुमाकर फिर उसी जगह खड़ा कर दिया, जिससे आराध्य चीढ़ कर बोला, क्या है ऋषि? ऋषि हंसते हुए बोला, वो भाई, क्या आप भाभी से मिलने जा रहे हो? तुझसे मतलब? ऋषि मुंह बनाते हुए बोला, भाई, जब से भाभी आई है आप मुझे भूल गए हो। आराध्य उसकी बात समझते हुए बोला, अपना नाटक बंद कर, जो बोलना है जल्दी से बोलो। ऋषि दांत दिखाते हुए बोला, आप कितनी जल्दी समझ जाते हो। हाँ, तो इस महीने की मेरी पॉकेट मनी अभी तक नहीं मिली। आराध्य बोला, तुमने ऑलरेडी बाकी सब से पॉकेट मनी ली है। ऋषि जवाब देते हुए बोला, देखिए भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए पॉकेट मनी मेरा हक है, उसे आप मुझसे छीन नहीं सकते, तो जल्दी से मुझे पॉकेट मनी दीजिए। आराध्य ने चिढ़ते हुए कार्ड निकालकर ऋषि को देकर बोला, जितना चाहिए ले लेना, पर अब मुझे रोकना मत। ऋषि बोला, मैं कब आपको रोका? वो तो आप ही कब से मुझसे बात कर रहे थे। आराध्य उसे घूरने लगा तो जल्दी ऋषि वहां से भाग गया। आराध्य अपने कमरे में गया तो उसने वृंदा को देखा, जो एक टेडी बियर को हक कर रही थी, तो कभी उसकी नाक खिंच रही थी। उसे पता था ऐसा गिफ्ट ऋषि ही देगा। वो कमरे में एंटर हुआ तो वृंदा को पहले ही उसकी आहट हुई। उसने कसकर टेडी को पकड़ लिया, पर उसने अपना सिर ऊपर कर आराध्य को नहीं देखा। आराध्य ने अपना कोट निकला कर आकर वृंदा के सामने बैठकर पहले उसके पैर चेक किया, जो सूख रहे थे। उसने वृंदा के हाथ से टेडी लेकर उसके बाजू में रख बोला, तुमने कुछ खाया? वृंदा ने हाँ में सिर हिला दिया। वृंदा का चेहरा भी खिला हुआ था। अच्छे खान पान की वजह से वो रिकवर हो रही थी। आराध्य ने एक बॉक्स वृंदा को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। वृंदा ने वो बॉक्स लिया और उसे खोलकर देखी तो उसमें एक फ़ोन था। उसने वो फ़ोन लिया। उसने पहले भी अपनी चाची के घर पर उनकी बेटी के पास ये देखा है, पर उसने कभी फ़ोन नहीं छुआ। आज उसके पास अपना खुद का फ़ोन था। उसने जब आराध्य की तरफ देखा तो आराध्य उसकी आंखों में ही खो गया। ये पहली बार था जब वृंदा ने अपनी नज़र ऊंची कर आराध्य को देखा। ये बस शौक था। आराध्य को झटका तब लगा जब वृंदा ने उसे गले लगा लिया, जैसे वृंदा ने आराध्य को अपनी पूरी दुनिया मान ली हो। आराध्य ने अपनी आंखें बंद की और कसके वृंदा को गले लगा लिया। कुछ देर बाद जब आराध्य को लगा कि वृंदा उदास हो रही है, तो आराध्य उसे गले लगाए हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने में खुश हो जाऊंगा? कभी खुद के शरीर को देखा है? पहले खाना खाओ और थोड़ा शरीर भरो,
फिर मुझे गले लगाओगी तो मेरे अंदर का शेर जगेगा। वृंदा को उसकी डबल मीनिंग बात समझ नहीं आ रही थी। वो आराध्य से अलग होकर उसे असमंजस में देखने लगी। आराध्य को अपने सर फोड़ने का मन हो रहा था। वो मन में बोला, क्या लड़की है, इसे हस्बैंड वाइफ के बीच की बात भी नहीं पता चली। तभी उसके पीछे से आवाज आई। ऋषि दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, भाभी भाई कहना चाहते हैं, आपको अच्छे से खाना चाहिए, तभी तो आपका मतलब जैसे फिल्मों में लड़कियां भरी और खिली होती हैं ना, वैसी होगी, तभी आप दोनों के बीच गुटुरगु होगी। वृंदा को ऋषि की बात समझ आई। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। आराध्य ने ऋषि को देखा और वृंदा को वो खड़ा होकर दरवाजे के पास आता उससे पहले ऋषि ने कार्ड को आराध्य के पास उछालकर बोला, भाई सॉरी, वो मैं ये देने आ रहा था, पर आप दोनों की बात सुन ली। आराध्य बोला, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगे, तुम ये सब सीखते हो और साथ में मेरी बीवी को भी बिगाड़ रहे हो। आई ऋषि गिड़गिड़ाते हुए बोला, सॉरी भाई, अब से नहीं होगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है ऑफिस जाने की। इतना बोल वो वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद आराध्य वृंदा की ओर घुमा। वो आकर फिर से वृंदा की के पास बैठ गया। वृंदा कहीं भाग जाना चाहती थी। वो पहली बार ये सी सिचुएशन में फंसी है। आराध्य अब थोड़ा सीरियस था, पर वो वृंदा के लिए नर्म था। वो वृंदा से पूछा, वृंदा क्या तुम बोल नहीं सकती? मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारा इलाज करा सकूं। वृंदा खामोश थी। उसके पास इसका जवाब नहीं था। उसने आखिरी बार अपनी आवाज तब सुनी थी 6 साल की थी। उसमें भी बस वो गिड़गिड़ाती थी। वो क्या जवाब दे? आराध्य को उसे नहीं पता खुद के बारे में। आराध्य ने जब वृंदा को सोच में देखा तो वो समझ गया कि वृंदा ने खुद के दर्द को दबा दिया है। जब तक वो दर्द बाहर नहीं आएंगे तब तक वृंदा नॉर्मल नहीं होगी। आराध्य बात बदलते हुए बोला, चलो तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। अब वृंदा ने लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर आराध्य की बात सुनने लगी। आराध्य बोला, तुम्हें किस करना आता है? वृंदा ने हाँ में सिर हिलाया। आराध्य को थोड़ी हैरानी हुई। वो बोला, तो मुझे कैसे किस करोगी ये बताओ। वृंदा अपना सर झुकाए आराध्य की बात सुनकर जल्दी से उसके गालों को अपने होठ से छूकर हट गई। आराध्य मन में बोला, ये पागल है, बच्चों वाली किस थोड़ी मांगी थी। आराध्य ने खुद को शांत कर बोला, तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे लिए फोन लाया और तुम मुझे ये बच्चों वाली किस दे रही हो? तुम्हें पता भी है एक 26 साल के लड़के को बेबी किस से ज्यादा चाहिए होता है। वृंदा बस आराध्य की बातें सुन रही थी। हालांकि कि आराध्य की बात उसके ऊपर से जा रही थी। आराध्य पूछते हुए बोला, मैं बताऊं कि किस कैसे करते हैं? वृंदा ने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।